हाय एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। जैसे कि मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ क्लास 12। ठीक है, पहली यूनिट है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। इस यूनिट में हम लोग बस 3 ही चैप्टर पढ़ेंगे। एक चैप्टर तो ऑलरेडी हमारे सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है। तो पहला चैप्टर क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। किस तरीके से फ्लावरिंग प्लांट, स्पेशली एंजियोस्पर्म को ही क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं, उसमें किस तरीके से सेक्सुअल प्रोडक्शन हो रहा है और क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं एट द एंड ऑफ द सेक्सुअल प्रोडक्शन। फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे एंड लास्टली क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो ये तीनों चैप्टर हम लोग इस यूनिट में पढ़ेंगे। उससे पहले चलिए हम लोग अपने प्यारे से साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है नीट से में, यहाँ से भी अब क्वेश्चन पुट ऑन होने लगे हैं, तो इससे अच्छा है कि हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ से अब तक तो आया नहीं है, बट पहले से ही पढ़ लेते हैं। जो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है पंचानन महेश्वरी। ठीक है, इंडिया के रहने वाले हैं, राजस्थान के हैं, ये बोल सकते हैं जयपुर के हैं। इनके बारे में पढ़ते हैं। Born in November 1904 in Jaipur, Rajasthan, Panchanan Maheshwari rose to become one of the most distinguished biologists not only of the India but the entire world। ठीक है, इनका जन्म नवंबर 1904 जयपुर राजस्थान में हुआ था। इनका नाम क्या है? पंचन महेश्वरी है। ये केवल भारत के ही नहीं बल्कि इनको पूरे दुनिया में जाना जा रहा, मतलब उस टाइम जाना जा रहा था। ठीक है, क्या है? बोटेनिस्ट हैं। He moved to the Allahabad for the higher education where he obtained his DSc during his college day. He was inspired by the Dr. W. Dwingman, an American missionary teacher, to develop interest in बॉटनी एंड स्पेशली द मॉर्फोलॉजी। ठीक है, ये इलाहाबाद गए अपनी हायर स्टडी के लिए। जब ये अपना डीएससी कर रहे थे उस समय कॉलेज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। एक वहाँ पे बोल सकते हैं टीचर थे अमेरिकन, जिनका नाम था डॉक्टर डब्ल्यू ड्विगन। ठीक है, उनसे बहुत इंस्पायर्ड थे, स्पेशली बॉटनी में, वो भी कहाँ पे? मॉर्फोलॉजी में। ठीक है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है किसी फ्लावरिंग प्लांट का, किसी भी प्लांट का, क्योंकि बॉटनी के स्टूडेंट रहे हैं, बॉटनी में इंटरेस्ट है, तो ये ज़्यादा करके प्लांट के बारे में जानने की बहुत कोशिश किए हैं। His teacher once expressed that if his student progress ahead of him, it was give him a great satisfaction। इनके टीचर ने एक बार कहा कि अगर इनका बच्चा, जो इनसे पढ़ा हुआ इनका जो बच्चा इनसे आगे जाएगा, लाइफ में कुछ बड़ा करेगा, तो उनको ज़्यादा वो सेटिस्फेक्शन दिएगा। दिस वर्ड इनकरेज द पंचानन टू इंक्वायर वॉट ही कुड डू फॉर हिज टीचर इन रिटर्न। ठीक है, इनके जो टीचर का जो वर्ड था कि जो बच्चा इनसे बहुत आगे रहेगा, ठीक है, अपने लाइफ में अच्छा काम करेगा, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। तो यही वर्ड उनको बहुत ही बात इंस्पायर्ड की कि हमें ऐसा कुछ करना कि अपने टीचर को रिटर्न देना है, उन्हें खुशी देना है। ठीक है, He worked on the embryological aspect and popularized the use of the embryological character in taxonomy। इन्होंने किस पे काम किया है? एम्ब्रोलॉजिकल पे काम किया है, किस तरीके से एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने इस कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया है। मीन्स जो ये एम्ब्रोलॉजिकल कैरेक्टर होता है टैक्सोनॉमी में, सबसे ज़्यादा पॉपुलराइज किसने किया है? पंचानन ने किया है। He stabilized the development of the Botany University of the Delhi as an important center of the research in the embryology and the tissue culture। ठीक है, ये कहाँ गए? डिपार्टमेंट, बॉटनी के जो डिपार्टमेंट है कहाँ? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। उन्होंने रिसर्च किया किस पे? एम्ब्रोलॉजी पे, टिश्यू कल्चर पे काम किया, जो कि अब हम लोग देख रहे हैं कि टिश्यू कल्चर से हम लोग क्या कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, He also inspired the need for the initiation of the work and आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ द इमेच्योर एम्ब्रियो। ठीक है, इन्होंने देखा कि किस तरीके से आर्टिफिशियल कल्चर में इमेच्योर एम्ब्रियो को ग्रो कराया जा रहा है, सारा इन्वायरमेंट वहाँ पे उन्होंने क्रिएट किया। दिस डे टिश्यू कल्चर हैज़ बीन बिकम अ लैंडमार्क इन साइंस। इस समय हम लोग टिश्यू कल्चर से बहुत सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं? रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम अब ये जो टर्म है टिश्यू कल्चर एक लैंडमार्क है किसके लिए? साइंस के लिए। ठीक है, ये पहले से इन्होंने ये काम किया, स्टडी किया, उनके बारे में पढ़ा कि किस तरीके से एम्ब्रोलॉजिकल का भी एक साइंस में हिस्सा हो सकता है। ठीक है, हिज वर्क ऑन द टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन एंड इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड एक्लेम। ठीक है, इन्होंने किस पे काम किया? टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन पे काम किया। इसके अलावा इन्होंने बताया कि इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन हो रहा है, कि ओवरी के अंदर क्या हो रहा है? पॉलिनेशन हो रहा है। तो ये इनकी जो ये स्टडीज़ है, इनके जो काम है, इसको वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इनको प्रसिद्धि मिली। ठीक है, ही वॉज ऑनर्ड विद द फेलोशिप ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ द लंडन, इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी एंड सेवरल अदर इंस्टीट्यूट ऑफ द एक्सीलेंस। ठीक है, इन्हें कई तरीके से बोल सकते हैं पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहले तो दिया गया है लंदन में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में, इसके अलावा इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी में इन्हें
इनको अच्छे इनके काम के लिए इनको ज़्यादा अवार्ड वगैरह दिया गया है, ठीक है। ही इनकरेज द जनरल एजुकेशन एंड मेड अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द स्कूल एजुकेशन बाय हिज लीडरशिप इन ब्रिंगिंग आउट द very first textbook of biology for the higher secondary school published by the NCERT in 1964। पहली बार NCERT कब आया था? 1964। किसके द्वारा आया? जो ये बोल सकते हैं साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है पंचानन महेश्वरी, ठीक है। इन्होंने पहली बार बोल सकते हैं एजुकेशन को, या फिर बोल सकते हैं इन्होंने एजुकेशन फील्ड में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन किया अपनी लीडरशिप के द्वारा कि पहली बार जो बायोलॉजी का ये फर्स्ट टेक्स्ट बुक है ये हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के लिए बनाया गया। कब? 1964 में, ठीक है। ये वैसे तो बॉटनिस्ट थे, लेकिन फिर भी इन्होंने चाहा कि जो बाहर की दुनिया है, जो ये पूरा रिसर्च है, कहीं ना कहीं बच्चों को प्रोवाइड किया जाए एज NCERT, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पहली बात तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही होगा जिसके पास फूल होंगे। हमने पढ़ा था कि किसके पास फूल है? सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लांट है जो कि बोल सकते हैं एंजियोस्पर्म होते हैं, ठीक है। ये कैसे प्लांट होते हैं जिनमें क्या है? सुंदर सा फूल है, और इसी फूल के अंदर क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो याद रखिएगा कि जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है फ्लावर में, वो कौन से प्लांट होंगे? एंजियोस्पर्म में होंगे। जिम्नोस्पर्म में नहीं हो सकते क्योंकि उनके पास तो कोई फूल है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एंजियोस्पर्म में देखेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है। फूल हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, या फिर हम फूल का बोल सकते हैं डिसएडवांटेज कर रहे हैं, हमें फूल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बने किसी और चीज़ के लिए, लेकिन हम किसी और चीज़ के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए, आर वी नॉट लकी दैट द प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली? क्या हम लकी नहीं है कि जो प्लांट है वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं सेक्सुअली? The migrate of the flower that we enjoy grazing at the scent and the perfume that we swirl in over the rich color that attract us, ठीक है। All are the result and aid का मतलब होता है टूल, ठीक है, टूल और टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। जो हम क्या लकी नहीं है कि यहाँ पे जितने भी हमारे अगल बगल फूल देखते हैं हम उसको देख के लकी नहीं है? क्यों? यहाँ भी बोला गया है कि ढेर सारे जो फ्लावर हैं हमारे अगल बगल, हम उससे क्या पाते हैं? सेंट पाते हैं, परफ्यूम पाते हैं, ठीक है। इसके अलावा उसके हम जो कलरफुल बोल सकते हैं फ्रेगरेंस है, कलर है, उससे हम क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब टूल हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, हमारे लिए नहीं है। जो फ्रेगरेंस आ रहा है, जो बड़े बड़े फ्लावर दिख रहे हैं कलरफुल, ठीक है, जिसको आप देख के दूर से अच्छा आपको फीलिंग आ रहा है, ये हमारे लिए नहीं, ये हमारे जो पॉलिनेटर हैं, ठीक है, जो यहाँ पे पॉलिनेशन करने के लिए आएंगे उनको अट्रैक्ट करने के लिए प्लांट ऐसा करते हैं, ठीक है। फ्लावर डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर यूज्ड फॉर आवर ओन सेल्फनेस, ठीक है। जो फ्लावर है हम लोग क्या करते हैं? किसी को तोड़ के दे देते हैं फ्लावर, या खुद इस्तेमाल कर लेते हैं। ये हमारे खुद के इस्तेमाल के लिए फूल नहीं आते हैं। इनका मेन मोटो होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, लास्ट में क्या बनाना है? फ्रूट बनाना है, सीड बनाना है, ठीक है। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जितने भी फूल वाले आपके पौधे दिखते हैं आप उनको आंख बंद करके कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस flower and the floral part, showing an amazing range of the adaptation to ensure the formation of the end product of the sexual reproduction, that is the fruit and seed, ठीक है। अगर इन्फ्लोरेसेंस की बात करें, इन्फ्लोरेसेंस भी क्या होता है कि एक फ्लोरल एक्सिस होगी इस तरीके से, छोटे छोटे यहाँ पे फ्लोरल बर्ड होंगे, ठीक है। ये फ्लोरल बर्ड है, मीन्स ये भी आगे चल के जो बर्ड हैं ये भी फ्लावर्स बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया इन्फ्लोरेसेंस। या फिर खूब बड़े 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 फ्लावर हों, खूब बड़े 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 फ्लावर हों, तो ये दोनों टाइप के जो फ्लावर होंगे, चाहे इन्फ्लोरेसेंस हो गया चाहे बहुत लार्ज साइज में फ्लावर हो, ये क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं अपने पॉलिनेटर को, ठीक है। और इनको बहुत अच्छे से पता है कि किस तरीके से एडेप्टेशन करना है, ओके। और हम जानते हैं जो एंड प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो क्या है? फ्रूट है जो हम खाते हैं, ठीक। और जो सीड है जिसको हम स्टोर करके भी रख सकते हैं, खा भी सकते हैं, या फिर उसको हम बो के फिर से नया प्लांट निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये क्या है? एंड प्रोडक्ट है। In this chapter, let us understand the morphology, structure and the process of the sexual reproduction in flowering plant angiosperm. इस चैप्टर में हम लोग पहले मॉर्फोलॉजी देखेंगे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर फूल का कैसा दिखने में लगता है, कौन कौन से स्ट्रक्चर एसेसरी हैं, कौन से रिप्रोडक्टिव यूनिट है वो देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग प्लांट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। फ्लावर क्या है? फूल क्या है? फूल ये मत देखिए फूल तोड़ दीजिए और किसी को प्रपोज कर लीजिए, ऐसा नहीं है। फूल उसके लिए नहीं बना है, हम इस्तेमाल करते हैं अपने खुद की चीज़ों के लिए। बट फ्लावर जो है अगर किसी प्लांट में लगा हुआ है तो उसका एक काम क्या है कि रिप्रोडक्शन करना, और रिप्रोडक्शन करके क्या बनाना है? फ्रूट बनाना है, सीड बनाना है, ठीक है।
फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ द एंजियोस्पर्म, ठीक है। जो फूल है एक खूबसूरत, सबसे ज़्यादा जो फैसिनेटिंग ऑर्गन है, सबसे ज़्यादा जो स्टाइल मारता है, जो फैशन मारता है एंजियोस्पर्म में, वो कौन है? फ्लावर है। मतलब कि सबसे खूबसूरत अगर कोई होगा ऑर्गन किसी भी एंजियोस्पर्म का, वो फूल है। आप उसी को देख कर ही अट्रैक्ट होंगे, कांटे देख के तो अट्रैक्ट होंगे नहीं, ठीक है। ह्यूमन बींग हैव हैड एन इनइमेट रिलेशनशिप विद द फ्लावर सिंस द टाइम इमेमोरियल, ठीक है। जो ह्यूमन है उनका जो संबंध है फूल से बहुत पहले से, वो याद ही नहीं है कब से है, ठीक है। फ्लावर आर द ऑब्जेक्ट्स of the aesthetic, ornamental, social, religious and the cultural value. They have always been used as a symbol of conveying the important human feelings such as लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग एक्सेट्रा, ठीक है। हम लोग फूल का तब से इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें खुद नहीं पता हम क्यों कर रहे हैं। हम फूल को एक एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहे हैं कि हमें एस्थेटिक प्लेजर मिल रहा है उससे, या फिर ऑर्नामेंट, सजावट में इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल में अगर सोशली कोई फंक्शन हो रहा है, ठीक है, वहाँ लेके जा रहे हैं, किसी रिलीजियस फंक्शन में लेके जा रहे हैं, कल्चरल वैल्यू, हर जगह हम फूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन क्या करते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए फूलों का इस्तेमाल करते हैं। लव हो गया, अफेक्शन हो गया, किसी से खुशी आ रही है, दुख भी हो रहा है, ठीक है, किसी की डेथ हो जा रही है तो लोग डेड बॉडी पे क्या लेके जाते हैं? फ्लावर लेके जाते हैं चढ़ाने के लिए। बहुत जगह हम लोग डिफरेंट जगह पे हम क्या करते हैं, फ्लावर का इस्तेमाल करते हैं एज ए ऑब्जेक्ट। बट हमें उनके बारे में और अच्छे से नहीं पता, हम तो बस उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं। List at least 5 flowers of the ornamental value that are commonly cultivated in the home and garden, ठीक है। 5 ऐसे फ्लावर के नाम बताइए जिनका इस्तेमाल करके आप सजावट में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके घरों में, आपके गार्डन में लग सकते हैं। तो अपने आसपास देखिए, रोज़ होंगे, लिली होंगे, डेसी होंगे, ये सारी जो प्लांट होंगे लोग अपने घर पे लगाते हैं और इनका इस्तेमाल भी करते हैं, ठीक है, सजावट में। Find out the name of the 5 more flowers that are used in social and cultural celebration in your family. Have you heard of a floriculture? What does it refer to? ठीक है, 5 और ऐसे फूल बताइए जो कि आप सोशली कहीं आप समारोह में जा रहे हैं, जहाँ नेताजी आए हैं, उनको माला पहनाया जा रहा है, या तो गुलाब का है, या तो लोटस का हो सकता है, या तो बोल सकते हैं मैरीगोल्ड का है, तो आप उनका भी नाम लिख सकते हैं। कल्चरल सेलिब्रेशन में अगर आपके घर कुछ कल्चरल सेलिब्रेशन हो रहा है आपके अगल बगल, तो आप वहाँ पे भी देखिए कि किस टाइप के फ्लावर का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं फ्लोरिकल्चर होता क्या है। फ्लोरिकल्चर में हम बोल सकते हैं, ये जो टर्म है इसका मतलब होता है टू कल्टिवेट, ठीक है, टू कल्टिवेट एंड हार्वेस्ट फ्लावर, टू कल्टिवेट एंड हार्वेस्ट फ्लावर्स, ठीक है। फ्लावर को आप लगाइए, उगाइए, और आखिरी में क्या होगा, जो फ्लावरिंग प्लांट है उनको लगाइए, उगाइए, फिर आखिरी में क्या करिए, फ्लावर को हार्वेस्ट कर लीजिए, तोड़ लीजिए, ठीक है। स्पेशली माली लोग करते हैं, ठीक। टू अ बोटैनिस्ट फ्लावर आर द मॉर्फोलॉजिकल, अगर आप बोटैनिस्ट की नज़र से देखें, ठीक है, जो बॉटनी वाले स्टूडेंट है, जो बोटैनिस्ट है, उसको हर एक चीज़ के बारे में पता है, फ्लावर का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में, उसकी नज़र से देखें तो फ्लावर आर द मॉर्फोलॉजिकल, एम्ब्रोलॉजिकल मार्वल एंड द साइट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो फ्लावर हैं ये क्या है, मॉर्फोलॉजिकल, एम्ब्रोलॉजिकल एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एक मार्बल है, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि बस फूल में क्या है, खूब सुंदर सी पंखुड़ियाँ हैं, ये है, अच्छा स्मेल आ रहा है, ये नहीं है। उसका जो एक स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो करता है उसका जो प्रोडक्ट हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है। इन दी अदर क्लास यू हैव रीड वेरियस पार्ट ऑफ द फ्लावर, आपने पहले के क्लासेस में 10th में, 9th में, 10th में, 11th में पढ़ रखा है कि फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसे होता है। फिगर 1.1 विल हेल्प यू रिकॉल द पार्ट ऑफ द टिपिकल फ्लावर। अभी यहाँ पे जो फिगर बना हुआ है इससे हम लोग अभी एक स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। कैन यू नेम द 2 पार्ट इन द फ्लावर इन विच द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप? क्या आप ऐसा 2 पार्ट बता सकते हैं फ्लावर के अंदर कि जहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हो रहा है, यहाँ पे यूनिट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अभी हम लोग फ्लावर का स्ट्रक्चर देखते हो, फिर इसका आंसर देखते हैं, ठीक है। ये देखिए फ्लावर है, फ्लावर में ये जो बड़े बड़े कलरफुल दिख रहे हैं आपको, क्या है, ये पेटल्स हैं, ठीक है, जिसको देख के हर कोई अट्रैक्ट हो जाता है। साइड में देखेंगे छोटे छोटे ग्रीन कलर के क्या होंगे, सिपल होंगे, जो कि बर्ड स्टेज में क्या कर रहे थे, फ्लावर के बर्ड को प्रोटेक्ट कर रहे थे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मेल स्ट्रक्चर की, यहाँ पे जो कौन है, यहाँ पे एंड्रोशियम है, ठीक है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं एंड्रोशियम बोलेंगे या फिर स्टैमन बोल सकते हैं। स्टैमन में 2 पार्ट है, ये वाला जो पार्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे इसे एंथर बोलेंगे जहाँ पे पॉलन ग्रेन बनेंगे, और ये जो पतला सा स्ट्रक्चर है, सिलेंडर लाइक शेप यहाँ पे है, जो कि थैलमस से जुड़ा हुआ है, इसे हम क्या बोलेंगे, फिलामेंट बोलेंगे, ठीक है। अगर हम फीमेल का स्ट्रक्चर देखते हैं जो कि क्या है, कार्पेल है, ठीक, तो यहाँ पे इसको हम कार्पेल या फिर पिस्टल भी बोल सकते हैं। इनमें 3 स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ पे
स्टिग्मा की बात करते हैं कि पॉलिनेशन के बाद जो भी पॉलन ग्रेन यहाँ पे गिरते हैं, कहाँ पे, स्टिग्मा पे गिरते हैं। एक लॉन्ग सिलेंडर यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा जिसे स्टाइल बोलेंगे, जो कि किससे जोड़ रहा है, ओवरी से जोड़ रहा है। ओवरी क्या है, बेसल पार्ट है, जिसके अंदर छोटे से क्या होंगे, ओवल प्रेजेंट होंगे, जहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। कैसा फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, थैलमस है, और जो डंडी होगी उसे हम क्या बोलेंगे, पेंडिसल बोलेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा ये सिपल है इसे हम क्या बोल सकते हैं, कैलिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बात करते हैं हमारा खूबसूरत सा प्यारी प्यारी जो पंखुड़ियाँ हैं पेटल, इनको हम क्या बोल सकते हैं, करोला बोल सकते हैं। ठीक है, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बात करते हैं एंड्रोशियम की, जो एंड्रोशियम है उसका स्ट्रक्चर, अगर मैं बात करती हैं एंड्रोशियम की, ठीक है, तो एंड्रोशियम का जो स्ट्रक्चर होगा वो कौन होगा, एंथर प्लस फिलामेंट। जो एंथर है उसके साथ किसको हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर में, वो कौन होगा, फिलामेंट होगा। एंथर में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए एंथर में ये वाला जो एरिया है यहाँ पे क्या बनेंगे, पॉलन ग्रेन बनेंगे। ठीक है, क्या बनेंगे, पॉलन ग्रेन बनेंगे, जो कि कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, और इसे बोलेंगे मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि इन्हीं से क्या बनेगा, मेल के गैमेट्स बनेंगे। तो ठीक, और यहाँ पे जो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है ये जो जोड़ के रख रहा है थैलमस से, इसे हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। फिर बात करते हैं गायनेशियम की। जो गायनेशियम है, ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं गायनेशियम की। तो जो गायनेशियम है फीमेल का स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल, या फिर हम बोल सकते हैं इसे कार्पेल। ठीक, इसके 3 स्ट्रक्चर हैं, यहाँ पे मैं लिखती हूँ स्टिग्मा, ठीक, स्टाइल एंड लास्टली ओवरी होगा। ओवरी कैसा है, बेसल पार्ट है। अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर में, तो स्टिग्मा है, जो स्टिग्मा है ये लैंडिंग है। किसकी लैंडिंग हो रही है, पॉलन ग्रेन की लैंडिंग हो रही है ड्यूरिंग पॉलिनेशन। ठीक है, जब हवा में खूब पॉलन ग्रेन उड़ रहे हैं तो वो कहाँ लैंड करेंगे, स्टिग्मा वाला जो पार्ट है फीमेल का, यहाँ पे लैंडिंग होगी। ठीक है, जो स्टाइल है ये क्या है, पतला सा सिलेंडर स्ट्रक्चर है, जो क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए ये जो स्टिग्मा और यहाँ पे जो ओवरी है उनसे जोड़ने में काम कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, जो ओवरी है उनके पास क्या होंगे, छोटे से ओव्यूल होंगे, या फिर हम इसको एग बोल सकते हैं, जहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, डबल फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, और ये जो बेसल पार्ट है इस टाइप का, यहाँ पे जहाँ पे पूरे स्ट्रक्चर यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम थैलमस बोलते हैं, या फिर बोलेंगे रेसिपिटल। ठीक है, इसके अलावा ये जो डंडी है, ठीक है, ऐसे फूल किसी को देते हैं, बड़ी बड़ी डंडियाँ होती है, उसे हम पेंडिसल बोलते हैं। ये सारी चीज़ जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पे। ठीक है, तो अब पढ़ना क्या है, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कौन कौन से स्ट्रक्चर है जो इन्वॉल्व हो रहे हैं रिप्रोडक्शन में, और कौन कौन से एसेसरी स्ट्रक्चर है। अगर हम बात करते हैं एसेसरी स्ट्रक्चर की, ठीक है, जो एसेसरी स्ट्रक्चर होंगे वो कौन होंगे, कैलिक्स होंगे और करोला होंगे। लेकिन अगर बात करते हैं रिप्रोडक्टिव यूनिट की, जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होगा, यहाँ पे मैं यूनिट लिखती हूँ, रिप्रोडक्टिव जो यूनिट होगा वो कौन होगा, वो होगा एंड्रोशियम एंड गायनेशियम होगा। चलिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ, जो आंसर पूछा गया है कि कौन सा ऐसा यूनिट है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, वो कौन होंगे, वो होंगे एंड्रोशियम फॉर मेल वाला पार्ट के लिए, एंड्रोशियम, एंड फीमेल के लिए कौन होगा, गायनेशियम होगा। यही लोग क्या करेंगे, आगे चल के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। 3 इवेंट होंगे। पहला प्री फर्टिलाइजेशन में हम लोग देखेंगे किस तरीके से गैमेट बन रहा है, गैमेटोजेनेसिस होगा। फिर कैसे गैमेट ट्रांसफर हो रहा है, मीन्स पॉलिनेशन पढ़ेंगे। पहले हम लोग क्या देखेंगे, गैमेटोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, किस तरीके से माइक्रोस्पोर बन रहा है, मीन्स पोलन ग्रेन बन रहे हैं, किस तरीके से मेगास्पोर बन रहा, मतलब कि फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक कैसे बन रहे हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन में ही किस तरीके से गैमेट का ट्रांसफर हो रहा है, दोनों नॉन मोटाइल हैं तो वो कैसे ट्रांसफर होंगे, पॉलिनेशन के थ्रू होंगे। फिर फर्टिलाइजेशन देखेंगे किस तरीके से डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, और लास्टली देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन में देखेंगे जाइगोट किस तरीके से एम्ब्रियो में बदला, ओवरी किस में, फ्रूट में बदली, सीड किस में बदल रहा है, हम बोल सकते हैं ओविल बदल रहा है सीड में। ओके, ओविल बदल रहा है सीड में। तो यहाँ पे हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन में एंड प्रोडक्ट देखेंगे कि किस तरीके से सेक्सुअल प्रोडक्शन का यहाँ पे एंड प्रोडक्ट बन रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट। कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, कौन कौन से इवेंट्स आएंगे, देखिए। मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन द प्लांट, ठीक है, जब तक हमने एक्चुअल फ्लावर नहीं देखा है प्लांट में, उससे पहले हम क्या देखेंगे, द डिसीजन इज दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर दैट हैज टेक प्लेस, कि हम पहले डिसीजन ये देख रहे हैं किस तरीके से पौधा अब जा रहा है क्या, फूल लाने, मतलब कि क्या आएंगे, पहले तो फ्लोरल बर्ड आएंगे, फिर वहाँ से फूल निकलेगा, पहले कलियाँ आएंगी, फिर कलियाँ खिल खिल के फूल बनाएंगी। तो ये जो डिसीजन है ये इसमें आपको देखने को मिलेगा कि कुछ यहाँ पे हार्मोनल या फिर स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिलेंगे प्लांट में, जिसकी वजह से हम डिसाइड कर पाएंगे कि जो हमारा ये पौधा है आगे फ्लावरिंग करने वाला है। ठीक है,
Several hormonal and structural changes are initiated which led to the differentiation and further development of the flora primordial। ठीक है, कि यहाँ पे प्लांट में क्या होगा, जो प्लांट है हमारा, जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है, कोई प्लांट है, ये देखिए यहाँ पे नीचे क्या होगा, रूट होगा, ऊपर क्या होगा, शूट होगा। ये कौन होगा, रूट एपिकल मेरिस्टम होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ऊपर कौन होगा, शूट एपिकल मेरिस्टम। यही शूट एपिकल मेरिस्टम आगे चल के मॉडिफाइड होगा। ठीक है, मॉडिफाइड होके क्या लाएगा, यहाँ पे फ्लोरल प्राइमोडियल लाएगा, मीन्स क्या फ्लावरिंग होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे टिश्यू लाएगा जो क्या करेंगे, फ्लावरिंग करेंगे। तो स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहा है यहाँ पे। और साथ में आप देखेंगे कि ये सारा चेंजेस किसकी वजह से हो रहा है, कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ आपको मॉडिफिकेशन देखने को मिल रहा है, डिफ्रेंशिएशन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे हम बोल सकते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम पे फ्लोरल प्राइमोडियल बन रहे हैं। इन्फ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड विच बियर अ फ्लोरल बड एंड देन फ्लावर। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस में क्या होगा, यहाँ पे छोटे छोटे, यहाँ पे पहले तो फ्लोरल एक्सिस हुआ, छोटे छोटे फ्लोरल बड लगेंगे और आगे चल के क्या करेंगे, फ्लावर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो इन्फ्लोरेसेंस होते हैं उनके पास ढेर सारे फ्लोरल बड होते हैं और आगे चल के वो जो कलियाँ हैं वो खिलेंगी, फ्लावर बनेंगी। इन दी फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जो मेल है उसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को एंड्रोशियम बोलते हैं, जैसे स्टैमन हो गए, जैसे एंथर और फिलामेंट उसमें आएंगे। अगर बात करते हैं फीमेल का तो गाइनेशियम है। ठीक है, गाइनेशियम में पिस्टिल या कार्पल, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी होगा। डिफरेंशिएट एंड डेवलप, ठीक है, ये पूरी तरीके से डिफरेंशिएट होता है और डेवलप होता है। यू वुड रिकलेक्ट दैट द एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ, जैसा कि आप याद कर सकते हैं या देख सकते हैं कि जो एंड्रोसियम है वो कंसिस्ट ऑफ अ होल ऑफ स्टैमन रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट एंड द गाइनेशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, जो एंड्रोसियम है ये क्या है, होल है। ठीक है, ढेर सारा यहाँ पे गुच्छा है किसका, स्टैमन का। स्टैमन में कौन होगा, एंथर होगा, फिलामेंट होगा। इसी स्ट्रक्चर को हम मिला के बोल सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं गाइनेशियम की तो पिस्टिल होगा। ठीक है, ढेर सारे भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, पिस्टिल या कार्पेल इसे बोल सकते हैं, जिसके पास तीन स्ट्रक्चर है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड द ओवरी, और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, आगे चल के देखते हैं स्ट्रक्चर किसका, हम लोग देखेंगे स्टैमन का, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड द पोलन ग्रेन। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्टैमन। स्टैमन में दो पार्ट आएंगे, कौन आएगा, एंथर एंड फिलामेंट। आगे चल के कौन सा स्ट्रक्चर बनाएंगे, मिल के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाएंगे। माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रो का मतलब क्या होगा, माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन। ठीक है, बोल सकती हूँ माइक्रो स्पोर या फिर हम बोल सकते हैं पोलन ग्रेन। ठीक है, इसको और अच्छे से पोलन ग्रेन, इसी को बोलते हैं हम लोग माइक्रोस्पोर। स्पोरेंजियम का मतलब क्या होता है, घर, कि कहाँ पे माइक्रोस्पोर कहाँ रहते हैं, कहाँ बनते हैं। ठीक है, और कौन बनेगा, पोलन ग्रेन बनेगा, मीन्स माइक्रोस्पोर बनेगा। ये कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, और ये दोनों क्या होंगे, डिप्लॉइड होंगे, 2n होंगे। ठीक है, जो घर होगा वो भी कैसा है, डिप्लॉइड है, क्योंकि मियोसिस से ही बनेंगे। अभी आप देखेंगे पोलन ग्रेन, और ये कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, और इन्हें क्या बोलेंगे, हम बोलते हैं इन्हें मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, कि आगे चल के मेल गैमेट्स बनाएंगे तो इसी वजह से इन्हें क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे बोल सकते हैं टॉपिक दिया है, इसी में बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई है। स्टेमन में कौन होगा, एंथर, फिलामेंट होंगे। एंथर में ही बोल सकते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा, किस तरीके से माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन बनेगा। ठीक है, वो जो घर है जहाँ पे माइक्रोस्पोर बनेगा या रहता है सपोज करके, वो उसको क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम बोलेंगे, जो दोनों की दोनों डिप्लॉइड है। ठीक, लास्ट में जो पोलन ग्रेन बनेगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करने के बाद, वो उसको बोलेंगे मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि यही जो मेल गैमेटोफाइट है आगे चल के दो मेल गैमेट्स बनाएंगे। ठीक है, वो हैप्लॉइड होंगे। फिगर 1.2a शो द टू पार्ट ऑफ द टिपिकल स्टैमन। ठीक है, यहाँ पे जो फिगर दिया, यहाँ पे किसका स्ट्रक्चर है, स्टैमन का है। The long and the cylinder stalk called the filament and the terminal generally bilobe structure called the anther। ठीक है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देखिए, जो लंबा सा स्ट्रक्चर है, पतला सा स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या बोले, इसे बोले फिलामेंट। ठीक है, और जो एकदम टर्मिनल पे आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इस तरीके से, ये देखिए स्ट्रक्चर है, ये क्या है, बाइलोब्ड। एक लोब इधर हो गया, दूसरा लोब इधर हो गया, जिसकी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, बाइलोब्ड एंथर। ठीक है, बाइलोब एंथर है। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलमस और द पिटल ऑफ द फ्लावर। अगर आपने फ्लावर देखा होगा तो जो पतली पतली डंडियां हैं किसकी, स्टैमन की, कौन है ये, फिलामेंट की जो डंडियां हैं कहीं ना कहीं फ्लावर पे चिपके हुए हैं। ये वाले स्ट्रक्चर में देखिए, ये देखिए जो फिलामेंट है ये किससे जुड़े हुए हैं, थैलमस से। सारी चीज़ें थैलमस से जुड़ी हुई है। अगर हम थैलमस के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो जो हमारा ये फिलामेंट है ये क्या है, प्रॉक्सिमल एंड पे है, पास वाले एंड पे है। अगर हम बात करते हैं टर्मिनल एंड पे, दूर वाले एंड पे या डिस्टल एंड पे, कौन है बैठा हुआ, एंथर। अगर मैं अपना हाथ इस तरीके से करती हूँ तो जो मेरा शोल्डर यहाँ से जुड़ा हुआ, ये वाला एंड प्रॉक्सिमल
प्रॉक्सिमल होगा, लेकिन जो मेरी अंगुलियां हैं, फिंगर्स हैं, ये क्या है, डिस्टल एंड पे है। तो किसके रेस्पेक्ट पे ले रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम थैलमस के रेस्पेक्ट पे देखेंगे स्टेमन के पार्ट, तो जो फिलामेंट होगा ना वो प्रॉक्सिमल एंड पे है। ठीक है, थैलमस के पिटल से भी जुड़ सकता है, जैसे कि इपीपिटलस कंडीशन इन द ब्रिंचल। पेरियन से भी जुड़ सकता है लिलिएसी में, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जो दूर वाला एंड है, जो डिस्टल एंड है, उसे हम क्या बोलेंगे, दूर जो है हमारा एंथर है। ठीक है, तो डिस्टल एंड पे हमारा एंथर है, और जो पास वाले एंड पे वो कौन है हमारा, किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, थैलमस के रेस्पेक्ट में। वो जो पास वाले एंड पे है प्रॉक्सिमल हो गया, वो फिलामेंट हो गया। ठीक है, प्रॉक्सिमल एंड पे, और डिस्टल एंड पे हमारा कौन होगा, एंथर होगा। ठीक है, या तो थैलमस से जुड़ा होगा कौन, फिलामेंट, या फिर किसी पेटल से जुड़ा होगा, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इपीपिटलस। ठीक है, ईपी का मतलब ऊपर, किसके ऊपर, पेटल के ऊपर। तो इपीपिटलस कंडीशन किस में देखने को मिलेंगी, सोलिनेसी फैमिली, फॉर एग्जांपल ब्रिंजल में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर पेरियन से जुड़ा होता है, मिस टिपल से जुड़ा होता है, जहाँ पे कैलिक्स करोला को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, उस कंडीशन में आपको क्या बोलना पड़ता है, ईपी टिपलस या ईपी पेरियंथ बोलेंगे। वो किस कंडीशन में आएगा, लिलिएसी फैमिली में आएगा। ठीक है, The number and the length of the stamen are variable of the flower of different species। जो नंबर है, लेंथ है स्टेमन की, ये बहुत वेरी करते हैं। ठीक है, डिफरेंट फ्लावर के डिफरेंट स्पीसीज में हम बोल सकते हैं। If you were to collect a stamen each from the 10 flower each from different species, arrange them on the slide, you would be able to appreciate the large variation in the size in the nature। अगर आप 10 तरह के फूल लाइए और 10 तरह के स्पीशीज से लाइए, अलग अलग, मस्टर्ड का फ्लावर, मालवेसी का है, ठीक है, आप रोज़ का फ्लावर लाइए, अलग अलग फैमिली का फ्लावर लेके आइए 10 तरीके का, और उन फूल में देखेंगे कि जो स्टैमेन है, किसी की साइज छोटी, किसी की बड़ी। अगर आपने पढ़ा होगा मोनो एडेल्फिस कंडीशन, कि जहाँ पे जो बोल सकते हैं स्टैमन है एक गुच्छे में है, वो किस में देखने को मिल रहा है आपको देखने को मिलेगा चाइना रोज मालवेसी फैमिली में। डाई एडेल्फिस कंडीशन, 9 जो स्टैमन एक साथ है, एक बंच में, एक गुच्छे में, और एक अकेला है, वो पी में देखने को मिल रहा है। हम बोल सकते हैं कि फैबेसी में देखने को मिल रहा है। ऐसे ऐसे क्या है, स्टैमन इस तरीके से अरेंज है। ओके, तो आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा साइज में भी, और साथ में कितने नंबर में प्रेजेंट है, नंबर साइज दोनों में होगा। ठीक है, careful observation of the each stamen under a descending microscope and making a neat diagram would indicate the range in the shape and the attachment of the anther in different flower। आप केयरफुली इसको कट करिए और माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखिए कि किस तरीके से इनके शेप है और किस कहाँ पे इनका अटैचमेंट है। आपको पता चलेगा कि पिटल से जुड़े हुए हैं, कि पेरियन से हैं, कि ये थैलमस से जुड़े हुए हैं। ठीक, अगर हम बात करते हैं टिपिकल प्लांट के बारे में, जो हमारा टिपिकल एंजियोस्पर्म है, उसमें जो हमारा एंथर है ना, वो कैसा है, बाई लोब्ड स्ट्रक्चर है, 2 लोब है। ठीक है, और दोनों लोब में क्या होगा, छोटे छोटे घर हैं, किसके, हमारे माइक्रोस्पोर के, मिस माइक्रोस्पोरेंजियम यहाँ पे होंगे बीच में। वो किससे बने हुए हैं, जो स्पोरोजेनस टिश्यू हैं उससे बने हुए हैं। ठीक है, अभी हम लोग उसको अच्छे से पढ़ेंगे। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म, यहाँ पे बोला गया है एंथर इज बाइलोब विथ ईच लोब हैविंग 2 थीका, दैट इज कॉल्ड द डाइथीकस कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारा टिपिकल, अगर हम बात करते हैं टिपिकल एंजियोस्पर्म में इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ठीक, यहाँ पे ये कैसे होते हैं, ये देखिए बाइलोब, एक लोब इधर हो गया, दूसरा लोब इधर हो गया, तो कैसे हो गए, बाइलोब्ड हो गए। और हर एक लोब में क्या है, 2 थीका है, 1 थीका 2 थीका, इसे हम क्या बोलेंगे, थीका। ठीक है, हर एक लोब में, तो ये कैसे हो गया, अगर हम देखें बाइलोब्ड कंडीशन है इस तरीके का, यहाँ पे देखिए एक लोब यहाँ पे, एक लोब इधर पे, तो हम क्या हो गया, बाइलोब कंडीशन हो गई। और यहाँ पे जब थीका प्रेजेंट है तो 4 थीका हो गए, तो हम इसको बोल सकते हैं टेट्राथीकस कंडीशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम सिर्फ एक लोब के रेस्पेक्ट में देखें कि एक लोब में सिर्फ 2 थीका है। ठीक है, यहाँ पे 2 थीका, तो ये कैसे हो गए, डाइथीकस हो गए। लेकिन अगर हमको पूरे यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखा जाए, बाइलोब स्ट्रक्चर में देखा जाए, तो आपको 4 थीका देखने को मिलेंगे, तो इसे हम बोलेंगे टेट्राथीकस। ओके, ऑफन लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप रन लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि बीच में इस तरीके से यहाँ पे कट किया जा रहा है, लेंथ वाइज ऐसे बीचों बीच कट किया जा रहा है, और देखा जा रहा है स्ट्रक्चर किसका, थीका का। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप ऑफ द टिश्यू एंड दियर ऑर्गेनाइजेशन इन दी ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर। ठीक है, आप हम देखेंगे जब यहाँ पे कटिंग हो रही है, एंथर की कटिंग हो रही है लेंथ वाइज। मान लीजिए कि एंथर है, ठीक है, ये वाला पार्ट एंथर है, ये मेरा इसका लेंथ है फिलामेंट, तो मैं बीच से इस तरीके से काट रही हूँ। एक लोब इधर हो जा रहा है, दूसरा लोब इधर हो जा रहा है। ठीक है, बाइलोब स्ट्रक्चर है, और दोनों लोब में अगर हम बात करते हैं तो मिला के 4 थीका होंगे, मीन्स एक लोब में क्या होंगे, 2 थीका, तो डाइथीकस होंगे। तो हम उसमें कट करके स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि कौन कौन से टिश्यू प्रेजेंट है। अब देखते हैं यहाँ पे
बाइलोब नेचर ऑफ द एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर। बोला गया है कि जो बाइलोब स्ट्रक्चर है एंथर का, ये बहुत अच्छे से दिख रहा है किसमें, ट्रांसवर्स सेक्शन जो किया गया है एंथर का। द एंथर इज 4-sided tetragonal structure consisting of the 4 microsporangia located at the corner of 2 in each lobe। बोला गया है कि जब यहाँ पे हम कट कर रहे हैं, जो स्ट्रक्चर है कटिंग के बाद बोल सकते हैं यहाँ पे ट्रांसवर्सेशन हुआ है, उसके बाद देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ये देखिए 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना। 4 कोना मतलब टेट्रागोनल हो गया स्ट्रक्चर, और हर एक कोने पे जो थीका है वो आगे चल के क्या बनेगा, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है, जहाँ पे माइक्रोस्पोर का घर है, जहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा। ठीक है, ये कहाँ लोकेटेड है, हर एक लोब में, हर एक लोब में यहाँ पे हम बोल सकते हैं 2 थीका है, और 2 थीका आगे चल के यही क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया बनाएंगे। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम द पॉलन सैक। जो माइक्रोस्पोरेंजिया है और ज़्यादा डेवलप करेगा, मैच्योर होगा, और क्या बनाएगा, पॉलन सैक बनाएगा। मीन्स क्या पूरी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, पॉलन ग्रेन बनने वाला है। दे एक्सटेंडेड द लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ द एंथर एंड आर पैक्ड विद द पॉलन ग्रेन। ठीक है, ये पूरे लेंथ वाइज, ऐसा नहीं कि बस इतना ही, ये जो पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये किसका पार्ट है, एंथर का पार्ट है, तो ये पूरे लेंथ में भरे हुए हैं क्या, माइक्रोस्पोर, पॉलन ग्रेन भरे हुए हैं। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि जब पूरी तरीके से यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया किस में पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा, पॉलन सैक में, तो वहाँ पे आपको लेंथ वाइज पूरे स्ट्रक्चर में, एंथर के लेंथ वाइज जो पूरे स्ट्रक्चर है उसमें आपको क्या भरा नजर आएगा, पॉलन ग्रेन देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम किस तरीके से स्ट्रक्चर है। इन द ट्रांसफर सेक्शन अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर नियर द सर्कुलर इन आउटर लाइन। यहाँ पे आप इस तरीके से स्ट्रक्चर देखेंगे, आउटर लाइन सर्कुलर यहाँ पे देखने को मिलेगा। इट इज सराउंडेड बाय द 4 वॉल लेयर दैट इज एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड द टैप्टम। ठीक है, अगर हम बात करते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम की तो 4 दीवारें हैं। सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस, उसके बाद अंदर वाली हम बात करते हैं एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर आएगा। ठीक है, इसके बाद टैप्टम आएगा। द आउटर 3 wall layer perform the function of the protection and help in the descent of the anther to release the pollen grain। जो पहले 3 वॉल थे किसके, माइक्रोस्पोरेंजियम के, कौन, एपिडर्मिस हो गया, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, ये क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। किसको प्रोडक्ट कर रहे हैं, पॉलन ग्रेन को। भाई पॉलन ग्रेन कहाँ है, किसके अंदर है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर है, अपने पॉलन सैक के अंदर है, तो उसको क्या कर रहे हैं, बाहर से प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरा काम है कि जब पूरी तरीके से पॉलन ग्रेन मैच्योर हो चुका, उसे बाहर जाना पॉलिनेशन के लिए, तो ये क्या करेंगे, जो दरवाजे हैं, जो दीवारें हैं, उन्हें तोड़ेंगे। ठीक है, ये क्या करते हैं, डेसेंस कराते हैं। ये पूरा जो हम अभी आगे स्ट्रक्चर देखेंगे, जो डेसेंस हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है, ये जो वॉल है, कौन से वॉल, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल वॉल। ठीक है, मिडिल लेयर, ये तीनों टूट जाएंगे, जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन बाहर निकल जाएगा पॉलन सैक से। ठीक है, पॉलिनेशन के लिए। अब आगे पढ़ते हैं, सबसे अंदर की जो लेयर है टैप्टम, उनके बारे में पढ़ते हैं। जो टैप्टम है, द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज टैप्टम। ठीक है, जो सबसे अंदर की लेयर है माइक्रोस्पोरेंजियम की, कौन है, टैप्टम है। इट नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। ये क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, किसको, पॉलन ग्रेन को। बहुत पास है, सबसे अंदर की लेयर है, तो ये पॉलन ग्रेन के बड़ी नज़दीक होगी तो ममता आएगा, ममता मीन्स प्यार आएगा, तो ये क्या करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, केयर करेगा पॉलन ग्रेन का। Cell of the टैप्टम possess the dense cytoplasm and generally have more than 1 nucleus। जो सेल हैं किसके, टैप्टम के, बड़े ही डेंस हैं, उनका साइटोप्लाज्म बहुत डेंस है, और साथ में एक न्यूक्लियस नहीं, बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। मीन्स यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, एक न्यूक्लियस से 2 बनेंगे, 2 से 4 बन रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर क्या नहीं आ रहा है, सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है, मीन्स साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा, सेल भी डिवाइड नहीं हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे काइरोकाइनेसिस हो रहा है। ठीक है, कैन यू थिंक हाउ द टैप्टल सेल वुड बिकम बाइन्यूक्लिएटेड। ऑफकोर्स क्या कर रहे हैं ये लोग, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कर रहे हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होता है कि सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, बाकी उनके ऊपर कोई भी सेल वॉल या साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता। मीन्स हम बोल सकते हैं ये क्या कर रहे हैं, कैरोकाइनेसिस कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन कर रहे हैं, साइटोकाइनेसिस नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो टैप्टल के सेल हैं उसके अंदर ढेर सारे न्यूक्लियस भर जा रहे हैं। ठीक है, व्हेन एंथर इज यंग, जब एंथर यंग होता है, अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजेनियस सेल कॉल द स्पोरोजेनस टिश्यू ऑक्युपाई एट द सेंटर ऑफ द ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। जो घर है, माइक्रोस्पोरेंजियम जो घर है, उसके बीचों बीच आप देखेंगे कौन है, स्पोरोजेनस टिश्यू है। अब यही जो स्पोरोजेनस टिश्यू है आगे किस पे पार्टिसिपेट करेगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में। ठीक है, मैं इसको एक बार बताती हूँ आपको। चलिए पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, ये क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये इस तरीके से, ये जो स्ट्रक्चर है, ये किसका स्ट्रक्चर है, हमारे बाइलोब्ड एंथर का। टिपिकल, ऐसा नहीं है कि सारे बाइलोब्ड होते हैं। ठीक है,
उसमें आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो एंथर हमारा बाइलोब्ड है, ठीक। और एक लोब में हम देखेंगे क्या देखने को मिला, 2 थीका, ये थीका, ये थीका, और यही थीका आगे चल के क्या बनाएगा, घर बनाएगा। किसका, माइक्रोस्पोर का या पॉलन ग्रेन का घर बनाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। हमारा जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत खुला खुला से, वहाँ पे 4 दीवारें हैं और 4 दीवार क्रॉस करके हमारा पॉलन ग्रेन सुरक्षित है, ठीक है। तो सबसे जो बाहर की लेयर होगी, सबसे बाहर की, हम जानते हैं कौन होगा, एपिडर्मिस होगा, ठीक। इसके बाद वाली जो लेयर होगी, सेकेंड लेयर अगर हम बात करते हैं तो वो कौन होगा, ये सेकेंड लेयर, इसको हम क्या बोलेंगे, एंडोथीसियम बोलेंगे। फिर उसके अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये वाली जो लेयर है, ये काफ़ी बोल सकते हैं मल्टी लेयर होती, वो मिडिल लेयर होती है। और लास्टली टैप्टम जो होता है एकदम पास होता है किसकी, स्पोरोजेनस टिश्यू के। जो हमारा स्पोरोजेनस टिश्यू है ना, ये ऑक्युपाई किया है सेंटर पे, इसीलिए क्योंकि इसी के सेल, यहाँ पे सिंगल बोल सकते हैं, एक सेल जो होता है स्पोरोजेनस टिश्यू का क्या करता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करता है, क्या बनाता है, माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं। मीन्स कि मैं बोल सकती हूँ जो यहाँ पे, यहीं पे बता रही हूँ माइक्रोस्पोर को, ठीक है। यहाँ पे ये एक सेल है किसका, स्पोरोजेनस टिश्यू का, उसने पार्टिसिपेट किया है किसमें, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या है, माइक्रोस्पोर बनना। किससे बन रहा है, जो स्पोरोजेनस टिश्यू है इससे क्या बनेंगे, पॉलन ग्रेन मदर सेल बनेंगे, या फिर हम बोलेंगे इसको माइक्रो स्पोर मदर सेल, ठीक है। एमएमसी बोल सकते हैं, पीएमसी बोल सकते हैं, जिसमें क्या होगा, मियोसिस होगा एक, ठीक है। मियोसिस यहाँ पे होगा, जिसकी वजह से एक मियोसिस यहाँ पे हम बोल सकते हैं, मियोसिस फर्स्ट हुआ तो 2 सेल बने, मियोसिस सेकेंड हुआ, हम बोल सकते हैं जब मियोसिस सेकेंड हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पे 4 सेल बन गए। और ये जो 4 सेल होंगे ना, बड़े पास पास होंगे, इस तरीके से जुड़े होंगे, ठीक है। इसे हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बोलेंगे इसे, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये क्या हो गया, माइक्रोस्पोर टेट्राड, मतलब 4 माइक्रोस्कोप एक साथ है, लेकिन ये जुड़े हुए हैं, किसी की मदद से जुड़े हुए से क्या बोलेंगे, किसकी मदद से, कैलोस की मदद से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे जो कैलिस नाम के एंजाइम है वो कौन बनाता है, टैप्टम। फिर आगे चल के ये अलग अलग हो जाएंगे, 4 माइक्रोस्पोर अलग हो जाएंगे, और कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। कैसे होंगे, ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होंगे इनका, इस तरीके से हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा। और जो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, ये सब 2n है। सिर्फ यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो हमारा पॉलन ग्रेन है या माइक्रोस्पोर है, ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा। कैसे स्ट्रक्चर होगा, हमारा हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे n लिखते हैं, पोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। होता क्या है कि कितना कवच लगा हुआ, मीन्स कितनी लेयर है। पहले तो हम जानते हैं जो हमारा एंथर है बाइलोब्ड है, ठीक है। एक लोब इधर हो गया, दूसरा लोब इधर हो गया, हाँ सेटिस्फाई है। एक लोब में आपको 2 थीका देखने को मिल रहे हैं, हाँ मैं इसको कट करते, एक लोब इधर हुआ, 1 थीका 2 थीका, यहाँ पे 1 थीका 2 थीका, बिल्कुल हाँ। जो हमारा थीका है आगे चल के और फर्दर आगे मैच्योर होगा तो क्या बनाएगा, हम बोल सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम बनाएगा। जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम है ना, वो उसके सेंटर में देखेंगे तो ये क्या प्रेजेंट है, उसके सेंटर में अगर हम देखेंगे तो क्या प्रेजेंट है, वहाँ पे स्पोरोजेनस टिश्यू, बहुत अच्छी टिश्यू, क्योंकि यही आगे चल के माइक्रोस्पोर बनाएंगे, पॉलन ग्रेन बनाएंगे। लेकिन उससे पहले जो दीवार है उसे तो क्रॉस करना पड़ेगा। यहाँ पे पहले हम दीवारों के बारे में पढ़ते हैं। जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उनकी दीवारें कैसी हैं, देखिए। जो पहला लेयर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। जो सेकेंड लेयर होगा उसे हम एंडोथीशियम बोलेंगे। एंड थर्ड लेयर जो होगा मल्टी लेयर होगा, इसे हम बोलते हैं मिडिल लेयर। और जो टैप्टम होगा बहुत पास होगा किसके, स्पोरोजेनस टिश्यू के, क्योंकि स्पोरोजेनस टिश्यू से ही क्या बनेंगे, हमारे माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन बनेंगे, जिसको कौन न्यूट्रिशन देगा, हमारा टैप्टम देगा। बाकी के 3 जो लेयर है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडिल लेयर, ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। दूसरा क्या करते हैं, डेसेंस, ये फटेगा तब जाके जो पॉलन ग्रेन है बाहर निकलेंगे, तो उसमें हेल्प करते हैं। जो हमारा स्पोरोजेनस टिश्यू ये सेंटर पे ही क्यों प्रेजेंट है, क्यों बीच में नहीं प्रेजेंट है, यहाँ कनेक्टिव टिश्यू की तरह क्यों नहीं प्रेजेंट। देखिए कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे इसलिए प्रेजेंट है, ये 2 हमारे लोब को जोड़ के रख रहा है, ठीक है। लेकिन जो हमारे स्पोरोजेनस टिश्यू ये सेंटर पे क्यों प्रेजेंट है माइक्रोस्पोरेंजियम की, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो स्पोरोजेनस टिश्यू हैं, इनके जो सेल होते हैं उनके पास पोटेंशियल होता है कि आगे चल के क्या बनाते हैं, पॉलन मदर सेल, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कि डिप्लॉयड होते हैं। मियोसिस होगा, मियोसिस अगर हम जानते हैं मियोसिस फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, मीन्स एक मियोसिस से यहाँ पे 4 आपको माइक्रोस्पोर टेट्राड देखने को मिलेंगे। क्यों टेट्राड बोले, क्योंकि ये कैलेस से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये कैलेस से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे जो टैप्टम है
एंजाइम बनाता है कैलिस एंजाइम, जिसकी वजह से ये अब यहाँ पे गम की तरह चिपका हुआ है, ठीक है, गूंद लगा दिया गया और चिपक गए हैं ये। तो अब इनको फ्री करना है, तो ये माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन को फ्री किसकी वजह से होगा, टैप्टम के द्वारा जो एंजाइम है कैलिस एंजाइम, इसके थ्रू क्या होगा, ये अलग हो जाएंगे और हमारा जो माइक्रोस्पोर है एक बोल सकते हैं पॉलन मदर सेल से, या फिर बोल सकते हैं एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से यहाँ पे 4 पॉलन ग्रेन बन रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि यहाँ पे एक पॉलन ग्रेन मदर सेल से या फिर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बन रहे हैं, 4 हमारे पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर बन रहे हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। स्ट्रक्चर यहाँ पे भी है, देखिए ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो बाहर की लेयर है माइक्रोस्पोरेंजियम के सबसे बाहर की, इसे एपिडर्मिस बोलते हैं। जो एंडोथीशियम है ये वाली लेयर है सेकंड, और मल्टीपल लेयर है किसकी, मिडिल लेयर सेकंड हो गया, ठीक है। टैप्टम की लेयर देखेंगे तो ये टैप्टम जो है सबसे अंदर की तरफ है, अंदर ये कौन है, ये हमारा अंदर जो होगा स्पोरोजेनस टिश्यू है। अब ये और अच्छे से इसने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है, क्या बना लिया है यहाँ पे, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कि आगे चल के माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करके क्या बनाएंगे, 4 माइक्रोस्पोर या फिर पॉलन ग्रेन बनाएंगे, ठीक है। जो टैप्टम होगा इस पर क्या होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होंगे और साथ में इनके पास जो न्यूक्लियस होंगे बहुत ढेर सारे होंगे, क्योंकि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कर रहे हैं। उनका मेन काम क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे, ये जो डेवलपिंग हमारा पॉलन ग्रेन है उनको। लेकिन जो बाहर की 3 लेयर हैं, एपिडर्मिस हो गया, एंडोथीशियम हो गया, ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ये क्या करेंगे, दूसरा डेसेंस ऑफ एंथर, ठीक है, एंथर को तोड़ेंगे। जब पूरी तरीके से पॉलन ग्रेन बन चुका है तो जब हमारा एंथर क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा, सूख जाएगा, तो इसे तोड़ देंगे, ओके। ऐसे देखिए स्ट्रक्चर यहाँ से देखिए टूटा और ये सब निकल गया पॉलन ग्रेन बाहर। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा वाला स्पोर। माइक्रोस्पोर का मतलब छोटा वाला स्पोर। जेनेसिस का मतलब होता है बनना, ठीक है। जो मेल का स्पोर है या पॉलन ग्रेन है या माइक्रोस्पोर है वो कैसे बन रहा है उसके बारे में देखते हैं। एज द एंथर डेवलप, ठीक है, जब एंथर डेवलप होता है, द सेल ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म द माइक्रोस्पोर टेट्राड। देखिए बोला जा रहा है कि जब हमारा एंथर डेवलप होता है, थोड़ा सा मैच्योर होने लगता है, धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट होता है। जो सेल होते हैं किसके, स्पोरोजेनस टिश्यू के, कोई बाहर से सेल नहीं आता। जो स्पोरोजेनस टिश्यू बीच में है, कहाँ पे, माइक्रोस्पोरेंजियम में जो बीच में बैठे हुए हैं, उन्हीं के जो सेल हैं आगे चल के क्या करते हैं, मियोसिस करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या बनाते हैं, 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाते हैं, मीन्स 4 माइक्रोस्पोर बनाते हैं। What would be the polarity of the cell of the tetrad? हैप्लॉइड होंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्या मियोसिस से बन रहे हैं। और मियोसिस में हम जानते हैं कि जो पेरेंट सेल हैं और जो डॉटर सेल हैं उनके बीच में बोल सकते हैं जो क्रोमोसोम नंबर है आधा हो जाता है। पेरेंट में अगर 2n है तो जो उनके डॉटर सेल बन रहे हैं वो क्या होंगे, n होंगे। आगे देखते हैं, एज द ईच सेल ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ द गिविंग राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राड। जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी सेल हैं किसके, स्पोरोजेनस टिश्यू के, उनके पास क्षमता है, उनके पास कैपेबिलिटी है कि वो माइक्रोस्पोर टेट्राड को बना सके, मीन्स माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कर सके। ईच वन इज द पोटेंशियल पॉलन बोल सकते हैं। हर जो सेल है किसका, स्पोरोजेनस टिश्यू को, उसे हम या तो पोटेंशियल पॉलन बोल सकते हैं और द माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर फ्रॉम द पॉलन मदर सेल PMC थ्रू द मियोसिस इज कॉल्ड द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। जितने भी सेल हैं स्पोरोजेनस टिश्यू के, उनके पास क्या है, क्षमता है, कैपेसिटी है कि क्या बना सके, माइक्रोस्पोर बना सके, ठीक है। और इन सेल को हम पोटेंशियल पॉलन भी बोल सकते हैं। स्पोरोजेनस टिश्यू के जो सेल हैं उनको हम बोल सकते हैं पोटेंशियल पॉलन, या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोल सकते हैं, या फिर पॉलन मदर सेल भी बोल सकते हैं। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनमें क्या होगा, मियोसिस होगा, जिसकी वजह से 4 हमारे लास्ट में माइक्रोस्पोर बनेंगे, ठीक है। The microspore as they are formed are arranged in cluster of the 4 cell the microspore tetrad, ठीक है। जो माइक्रोस्पोर बनते हैं ना वो गुच्छे में, क्लस्टर में होंगे, ठीक है, जुड़े होंगे एक साथ, किसकी मदद से, कैलिस की मदद से जुड़े होंगे। एज द एंथर मैच्योर, जैसे हमारा एंथर मैच्योर होगा, एंटीहाइड्रेट का मतलब पानी उसमें से निकल जाएगा। The microspore dissociated from each other and develop into the pollen grain। जो हमारा माइक्रोस्पोर टेट्राड है वो क्या होंगे, अलग होंगे। जो टैप्टम के एंजाइम होंगे आएंगे, कैलिस के एंजाइम क्या करेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड को अलग कर देंगे, माइक्रोस्पोर बना देंगे। और फिर ये जो माइक्रोस्पोर है आगे चल के किसमें बदलेगा, हमारा और अच्छे से डेवलप हो जाएगा पॉलन ग्रेन में, ठीक है। Inside each microsporangium, several thousand of the microspore or the pollen grain are formed that are released with the dehiscence of the anther, ठीक है। बोला जा रहा है कि हमारा जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, जो घर है जहाँ पे माइक्रोस्पोर बन रहा है, उसके अंदर हजारों माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं पॉलन ग्रेन बन रहे हैं और रिलीज हो रहे हैं। कब रिलीज हो रहे हैं, जब पूरी तरीके से हमारा पॉलन ग्रेन मेच्योर हो जा रहा है, उस समय हमारा जो एंथर है वो सूखता है, डिहाइड्रेट होता है, मेच्योर होता है, डिहाइड्रेट होता है। और क्या होते हैं, जो बाहर के 3 लेयर है, कौन, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर,
लेयर, ये टूट जाती हैं, ब्रेक करती हैं और क्या कराती है, डेसेंस कराती है किसका, एंथर को तोड़ती है। डेसेंस का मतलब एकदम तोड़ फोड़ देना, ठीक है, बर्बाद कर देना। तो क्या करते हैं, एंथर को तोड़ देती हैं, एंथर की दीवार को तोड़ देती है और अंदर से पोलन ग्रेन हवा की तरफ निकल जाते हैं, ठीक है। तो यही था यहाँ पे। अब देखते हैं हम लोग पोलन ग्रेन के बारे में। पोलन ग्रेन के बारे में इतना हम लोग ने पढ़ा, तो होते क्या है ये एक्चुअली पोलन ग्रेन के बारे में देखते हैं। द पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। याद रखिएगा कि ये मेल गैमेट नहीं है, मेल गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट का मतलब कि जो मेल के गैमेट बना सकते हैं और कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। इसीलिए जो पोलन ग्रेन है आगे चल के 2 मेल गैमेट्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, माइटोसिस करके, ओके। इफ यू टच open anther of the hibiscus or any flower, you would find the deposition of the yellowish powdery pollen grain on your finger। आपने कभी फूल छुआ होगा, अगर आप बीच में से छुएंगे तो कुछ स्टिकी सा येलो कलर का, वाइट कलर का कुछ पाउडर चिपक जाते हैं। वो होते क्या हैं, स्प्रिंकल दीज ग्रेन ऑन द ड्रॉप ऑफ द वाटर टेकन ऑन द ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक है, आप इसको क्या करिए, ये जो पाउडर आपके हाथों में चिपक गए इसको आप स्लाइड पे रखिए, पानी डालिए और माइक्रोस्कोप से उसे ऑब्जर्व करके देखिए स्ट्रक्चर है किसका। You will really be amazed at the variety of the architecture, shape, यहाँ पे बोल सकते हैं साइज, शेप, कलर, डिज़ाइन सीन ऑन द पोलन ग्रेन फ्रॉम द डिफरेंट स्पीसीज। आप बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं ना, आश्चर्य में आ जाएंगे, सरप्राइज हो जाएंगे कि जो स्ट्रक्चर है किसका है, माइक्रोस्पोर का है या पोलन ग्रेन का है। जिसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे उसकी साइज़ अलग है, डिफरेंट स्पीसीज का आपने पोलन ग्रेन उठाया है, साइज़ अलग है, शेप अलग है, कलर, डिज़ाइन, मतलब क्या आर्किटेक्चर है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे पोलन ग्रेन को यहाँ पे उठा के देखा गया माइक्रोस्कोप के अंदर। तो देखिए सब क्या है, पोलन ग्रेन है, सबका स्ट्रक्चर अलग है, किसी का कोई छोटा है तो कोई अलग शेप में है, किसी का कलर अलग है, मीन्स यहाँ पे आपको आर्किटेक्चर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ते हैं कि पोलन ग्रेन होते कैसे हैं। Pollen grain are generally spherical, measuring about 25 to 50 micrometer in diameter। ठीक है, छोटे छोटे गोल नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, स्पेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं पोलन ग्रेन, जो कि 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। अगर रेडियस पूछेगा तो 2 से डिवाइड कर देना, 12.5 से 25, ओके। इट हैज़ द अप्रॉक्सीमेट 2 लेयर वॉल। इनके पास क्या होती है, जो पोलन ग्रेन है ना, यहाँ पे मैं पोलन ग्रेन बनाती हूँ फिर आपको समझ में आएगा। ये देखिए पोलन ग्रेन है, अंदर की लेयर है, ठीक, और मैं बाहर की लेयर बनाती हूँ। जो बाहर की लेयर है वो कुछ इस तरीके से लेयर है, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइन बोलते हैं। और जो कंटिन्यूअस लेयर है अंदर की, इसे हम क्या बोलेंगे, एंटाइन बोलते हैं। ये जो खाली जगह है इसे क्या बोलेंगे, जर्म पोर बोलेंगे। जहाँ से क्या होगा, जब पॉलिनेशन हो जाएगा उसके बाद यहाँ से क्या निकलेगा, पोलन ट्यूब निकलेगा, ठीक है, जर्म पोर बोलेंगे, ठीक। अंदर देखेंगे, अगर मैं अंदर का स्ट्रक्चर बनाती हूँ तो अंदर जो स्ट्रक्चर होगा हमारा, ये साइटोप्लाज्म होगा और इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा, हमारा न्यूक्लियस होगा, किसका, पोलन ग्रेन का। और यहाँ पे वैक्यूल वगैरह बनेंगे, अभी आगे देखेंगे किस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। जो सबसे बाहर की लेयर होगी ना, वो कैसे होगी, डिसकंटिन्यूअस होगी, पूरी तरीके से कंटिन्यूअस नहीं होगी, बहुत हार्ड होगी, क्योंकि वो स्पोरोपोलिन की बनी हुई होगी, ठीक है। आपको जहाँ पे स्पोरोपोलिन नहीं प्रेजेंट होंगे वहाँ से क्या निकलेगा, जम, उसे जम पोर बोलेंगे, वहाँ से क्या निकलेगा, पोलन ट्यूब निकलेगा, ठीक। और जो अंदर की लेयर होगी, सेकेंड वाली जो लेयर होगी, बहुत ज़्यादा कंटिन्यूअस है, पतली लेयर है, किससे बनी है, पैक्टिन एंड सेलुलोज से बनी हुई है, कंटिन्यूअस लेयर है। उसके अंदर हम लोग देखेंगे साइटोप्लाज्म, किसका, पोलन ग्रेन का, जिस साइटोप्लाज्म के अंदर आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे 2 टाइप के सेल देखने को मिलेंगे, पहला वेजिटेटिव हो जाएगा, दूसरा जो होगा हमारा जनरेटिव सेल होगा, ठीक है। देखते हैं अब स्ट्रक्चर किसका, पोलन ग्रेन का। द हार्ड outer layer called exine is made up of the sporopollen, which is one of the most resistant organic material known। ठीक है, जो सबसे बाहर का लेयर होगा पोलन ग्रेन का उसे हम एक्साइन कहते हैं। ये कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, बहुत टफ होते हैं, एज ए फॉसिल इन्हें स्टोर करके रखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि जो स्पोरोपोलिन है ये कभी भी किसी से रिएक्ट नहीं करती, खराब नहीं हो सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, इनऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक, ओके। अब देखिए स्पोरोपोलिन के बारे में दिया गया है, इट कैन स्टैंड, यहाँ पे ये स्टैंड कर दे, स्टैंड हाई टेम्परेचर, तापमान कितना ही बढ़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड, कितना भी एसिड डालो स्पोरोपोलिन खत्म नहीं होने वाला है, मतलब कि हमारा जो पोलन ग्रेन है वो सुरक्षित है। एंड द अल्कली, कितना भी बेस डाल दो। नो एंजाइम दैट डिग्रेड द स्पोरोपोलिन सो फॉर नोन, ठीक है, अब तक कोई ऐसा एंजाइम नहीं ढूंढा गया है जो क्या कर सके, स्पोरोपोलिन को क्या कर सके, डिग्रेडेट कर सके, मीन्स उसको खत्म कर सके, डाइजेस्ट कर सके। पोलन ग्रेन एक्साइन हैज परमानेंट अपर्चर कॉल्ड द जर्म पोर।
वेयर द स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट। ये इंपॉर्टेंट है कि जो पोलन ग्रेन का बाहर का स्ट्रक्चर एग्जाइम वो तो हार्ड है ही है, और हार्ड है उसके साथ साथ स्पोरोपोलिन का बना हुआ है, लेकिन कहीं कहीं पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट है, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, जर्म पोर बोलते हैं। ये जर्म पोर होना भी ज़रूरी था, क्योंकि अगर पॉलिनेशन होगा तो जो जर्म पोर है इसी के थ्रू क्या होगा, पोलन ट्यूब बनेगा, और जब पोलन ट्यूब बनेगा तो ये कहाँ जाएगा, ओवरी के पास जाएगा, और इसी पोलन ट्यूब से कौन जाएंगे, हमारे 2 मेल गैमेट्स जाएंगे। Pollen grain are well preserved as a fossil because of the presence of sporopollen। हम pollen grain को एक फॉसिल के तौर पे रख सकते हैं कई सालों तक। क्यों? क्योंकि जो स्पोरोपोलिन है ना टेम्परेचर से इसके ऊपर इफेक्ट आ रहा, ना आप अल्कली डाल दीजिए, एसिड डाल दीजिए, कोई एंजाइम अब तक ढूंढा नहीं गया है कि जो इसे खत्म कर सके। ठीक है। द एग्जाइन एग्जिबिट द फैसिनेटिंग अरे ऑफ द पैटर्न एंड डिजाइन। जो खूबसूरत सा आर्किटेक्चर बना रहा है किसी पोलन ग्रेन का, वो कौन है, एग्जाइन का स्ट्रक्चर है। जो एग्जाइन जो आउटर लेयर है पोलन ग्रेन की, उसकी वजह से आपको डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर, कलर या जो फैसिनेटिंग यहाँ पे डिजाइन देखने को मिल रही है पोलन ग्रेन की, वो एग्जाइन की वजह से आ रहा है। वाई डू यू थिंक द एग्जाइन शुड बी हार्ड। आप क्यों सोचते हैं कि जो हमारा एग्जाइन हो, बाहर की जो लेयर है पोलन ग्रेन की, हार्ड हो, ताकि प्रोटेक्शन मिल सके। सीधी सी बात है, प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है। वॉट इज द फंक्शन ऑफ द जर्म पोर। जो जर्म पोर है उसका फंक्शन क्या है, ये क्या करेंगे, टू प्रोड्यूस, या बोल सकते हैं टू सिंथेसिस पोलन ट्यूब। ठीक है। जो पोलन ट्यूब बनाएंगे जिसकी वजह से क्या होगा, पोलन ग्रेन कहाँ जाएगा, हम फॉर्मेशन के बाद स्टिग्मा पे ही क्या होता है, ये जर्म पोर से पोलन ट्यूब बनता है, और ये जो पोलन ट्यूब है कहाँ जाएगा, ओवरी के पास जाएगा, जिसके पास 2 मेल गैमेट्स होंगे। मतलब उसे कैरी करके कहाँ लेके जाएगा, ओवरी के पास लेके जाएगा, मिस एम्ब्रियो सैक में इंटर करेगा। ठीक है। द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन। अगर हम अंदर की वॉल के बारे में बात करते हैं, द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल द इंटाइन। जो अंदर की वॉल है किसकी, पोलन ग्रेन की, उसे हम इंटाइन कहते हैं। इट इज थिन, ये पतली होती है, एंड कंटिन्यूअस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। ये पतली लेयर होती है, कंटिन्यूअस होती है। ठीक है। जैसे कि अभी आपने देखा एग्जाइन इधर उधर से कहीं जर्म पोर है, कहीं पे एकदम रफ है, मतलब आपको आर्किटेक्चर देखने को मिल रहा है, लेकिन जो इंटाइन है ना, अंदर से पूरी कंटिन्यूअस लेयर है। ठीक है। कहीं से भी आपको कुछ ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि जहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन जो हमारा एग्जाइन है वो कैसा है, डिसकंटिन्यूअस लेयर है। किससे बनी हुई है, ये सेलुलोज और पेक्टिन से बनी हुई है, जो अंदर की लेयर है इंटाइन। द साइटोप्लाज्म ऑफ द पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो हमारा साइटोप्लाज्म है किसका, पोलन ग्रेन का, वो किससे सराउंडेड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। व्हेन द पोलन ग्रेन इज मेच्योर इट कंटेन 2 शेल। ठीक है। जब पोलन ग्रेन मेच्योर होते हैं, इनके पास क्या होते हैं, 2 सेल होते हैं, द वेजिटेटिव सेल एंड द जनरेटिव सेल। ठीक है। इनके पास 2 सेल होते हैं। मैं जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर में समझाती हूँ। ये कौन है, ये है माइक्रोस्पोर टेट्राड। यहाँ पे मैं लिखती हूँ माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है। माइक्रोस्पोर टेट्राड है। ये हमारा क्या है, अगर मान लीजिए हमारे माइक्रोस्पोर टेट्राड अलग अलग हो गए, ठीक है, अलग अलग हो गए, आगे चल के क्या बना रहे हैं, पोलन ग्रेन बना रहे हैं। मैं पोलन ग्रेन यहाँ पे लिखती हूँ, आगे चल के एक एक करके पोलन ग्रेन बना बिखर चुके हैं। ठीक। तो पोलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर होगा ना, जो बाहर वाली स्ट्रक्चर होगी, जो बाहर वाला लेयर होगा, उसे हम एग्जाइन कहेंगे, जो कि कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है। इसके अलावा किससे बना हुआ है, स्पोरो पॉलिनिन से बना हुआ है। अंदर की जो लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटाइन। ठीक है। ये कंटिन्यूअस लेयर है, किससे बना हुआ, सेलुलोज और पेक्टिन का बना हुआ है। जो हमारा एग्जाइन है डिसकंटिन्यूअस है, तो बीच बीच में कहीं कहीं आपको छोटे छोटे जर्म पोर देखेंगे, जहाँ से आगे पोलन ट्यूब बनने वाला है। फिर जो अंदर की लेयर है इंटाइन की, उसके अंदर की लेयर आप देखेंगे, ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे, इसे हम अंदर की जो लेयर होगी, यहाँ पे एक लेयर और यहाँ पे होना चाहिए था, सॉरी, जो अंदर की एकदम लेयर होगी इसे हम क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन, या फिर हम बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक। अब हम देख रहे हैं जो माइक्रोस्पोर है उसका स्ट्रक्चर अंदर से, कि माइक्रोस्पोर होता कैसा है। तो मैं अंदर का स्ट्रक्चर बताती हूँ कि ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे कि पहले तो वैक्यूलाइजेशन होगा, वैक्यूल बन रहे हैं, इस तरीके से वैक्यूल बड़े बड़े बन गए यहाँ पे। ठीक। आपको एसिमेट्रिक स्पिंडल शेप का आपको यहाँ पे न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। ये जो बड़ा सा सेल है ना, ये पूरा बड़ा सा सेल जो देखने को मिल रहा है, ये कौन है, वेजिटेटिव सेल है। जो वेजिटेटिव सेल है ना, इसके पास क्या है, खाना है, रिजर्व ऑफ फूड है। ठीक। अगर हम बात करते हैं जनरेटिव सेल के बारे में, तो जनरेटिव सेल आगे चल के क्या बनाएंगे, मेल गैमेट्स बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे वेजिटेटिव सेल पूरी तरीके से बन चुका है, जिसके पास क्या रिजर्व फूड है, भरे हुए हैं खाना, इनका खुद का बड़ा सा इर्रेगुलर न्यूक्लियस है। याद रखिएगा, जो इनका न्यूक्लियस है ना, वो कैसा है, इर्रेगुलर है, कोई शेप साइज नहीं है। लेकिन अगर बात करते हैं जनरेटिव सेल का, तो इनका जो न्यूक्लियस होता है स्पिंडल शेप का न्यूक्लियस होता है। कैसा, स्पिंडल शेप का न्यूक्लियस होता है। और आगे चल के जो जनरेटिव सेल है, माइटोसिस करके क्या बनाएंगे, माइटोसिस करके 2 मेल गैमेट्स बनाएंगे। ठीक है।
अल्टीमेटली यही होना है कि पहले क्या बनेगा, हमारा माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा, फिर उसमें क्या होगा, अलग अलग हो जाएंगे हमारे पॉलन ग्रेन। जो पॉलन ग्रेन का बाहर का एरिया होगा, बाहर का लेयर होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, एक्साइन। जो डिसकंटिन्यूअस है उसमें जम्पोर भी प्रेजेंट होंगे, उस जम्पोर से क्या होगा, पॉलन ट्यूब बनेंगे। ठीक, अंदर की जो लेयर है कंटिन्यूअस इंटाइन बोलते हैं, पतली लेयर है, ठीक है, किससे बनी हुई है, सेलुलोज से बनी हुई है और पैक्टिन से बनी है। उसके अंदर की लेयर की हम बात करते हैं वो क्या है, हमारा सेल मेम्ब्रेन है, या फिर हम बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब उसके अंदर पूरा साइटोप्लाज्म भरा हुआ है पॉलन ग्रेन का। हम साइटोप्लाज्म में देखेंगे कि वैक्यूल किस तरीके से बन रहा है, न्यूक्लियस कैसे बन रहा है, एसिमेट्रिक यहाँ पे हम बोल सकते हैं स्पिंडल बन रहे हैं, जो कि क्या है, ये बड़ा सा जो सेल है ये वेजिटेटिव सेल है, अंदर वाला जो क्या है हमारा जनरेटिव सेल का है स्ट्रक्चर। फिर देखते हैं जब पूरी तरीके से हमारा माइक्रोस्पोर मैच्योर हो चुका है, किसमें, पॉलन ग्रेन में बदल चुका है, जो हमारा माइक्रोस्पोर है वो पॉलन ग्रेन में बदल चुका है, तो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा कि हमारे पॉलन ग्रेन के पास क्या है, वेजिटेटिव सेल होते हैं जिसके पास अबंडेंट फूड है, न्यूट्रिशन भरा हुआ है, और उनका जो न्यूक्लियस होता है इरेगुलर होता है, उसका जो शेप होगा इरेगुलर होगा। अगर हम जनरेटिव सेल के बारे में बात करते हैं तो छोटा सा सेल है जो कहाँ फ्लोट कर रहा है, साइटोप्लाज्म ऑफ द हमारे वेजिटेटिव सेल के। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे कि जो हमारा जनरेटिव सेल है उनका जो न्यूक्लियस होगा स्पेंडल शेप का होगा, आगे चल के माइटोसिस करके 2 मेल गैमेट्स बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, द वेजिटेटिव सेल, जो हमारा वेजिटेटिव सेल है, इज बिगर एंड हैज अबेंडेड फूड रिजर्व एंड द लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस। जो हमारा वेजिटेटिव सेल है बड़ा है, उसमें ढेर सारे फूड भरे हुए हैं, खाना भरे हुए हैं, लार्ज है, उनके पास इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस, बड़ा सा न्यूक्लियस है बट उसका शेप नहीं डिफाइंड है। बात करते हैं जनरेटिव सेल के बारे में। द जनरेटिव सेल इज स्मॉल, छोटा सा सेल है, ठीक है, कहाँ है, साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल एंड फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। जो छोटा सा सेल है ना जनरेटिव सेल, वो किसके साइटोप्लाज्म में भटक रहा है, हमारे वेजिटेटिव सेल के। इट इज द स्पिंडल शेप विद द डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ठीक है, ये कैसा है, स्पिंडल शेप का है हमारा जनरेटिव सेल, और उनका जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, बोल सकते हैं स्पिंडल शेप का है और डेंस साइटोप्लाज्म है। बोला गया है इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म द पोलन ग्रेन आर शिल्ड एट द 2 सेल स्टेज, इन द रिमेनिंग ऑफ द मीन्स 40% रिमेनिंग होंगे स्पीसीज द जनरेटिव सेल डिवाइडेड माइटोटिकली टू गिव राइज द 2 मेल गैमेट बिफोर द पोलन ग्रेन आर द शिल्ड आर 3 स्टेज। ठीक है, क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, जो 60% एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म जो 60% जो 40% है, उनमें क्या होता है 60% में यहाँ पे 2 सेल स्टेज है। पहला कौन हो गया, वेजिटेटिव सेल हो गया, दूसरा कौन हो गया, वेजिटेटिव, दूसरा हो गया जनरेटिव सेल हो गया। ठीक है, तो इस सेल स्ट्रक्चर में हमारा पोलन ग्रेन कहाँ गिरता है, स्टिग्मा के ऊपर। मान लीजिए स्टिग्मा है, इसके ऊपर लैंडिंग हो रही है इस पोलन ग्रेन की, इस स्टिग्मा के ऊपर क्या हो रहा है, लैंडिंग हो रही है। ठीक, तो ये क्या है, यहाँ पे आपको वेजिटेटिव सेल देखने को मिलेंगे और यहाँ पे इसमें क्या है, हमारा जनरेटिव सेल है। ठीक है, यहाँ पे जनरेटिव सेल बन के आएगा, तो ये 2 सेल स्टेज हैं। 2 सेल स्टेज किसमें देखने को मिल रहे हैं, 60% एंजियोस्पर्म में जो पोलन ग्रेन है, लेकिन जो 40% है ना उसमें ये कौन हो गया, वेजिटेटिव सेल। लेकिन ये क्या हुआ, जनरेटिव सेल ने क्या कर लिया है, माइटोसिस कर लिया। जो जनरेटिव सेल है उसने क्या किया है, माइटोसिस करके 2 मेल गैमेट बना दिए हैं, 2 मेल गैमेट्स बना दिए हैं। ये जो क्या दिख रहे हैं, ये 2 मेल गैमेट हैं, इस फॉर्म में आया है पोलन ग्रेन, और किस पे गिर रहा है, हमारे पिस्टल या कार्पेल पे गिर रहा है, उसके स्टिग्मा पे। तो जो 60% एंजियोस्पर्म है, 2 सेल स्टेज है। मिस याद रखने का तरीका है कि अगर 60% होंगे तो 2 सेल होगा, अगर 40% होंगे जो कम वाला होगा रेशियो, उसमें 3 सेल स्टेज होंगे। ठीक है, 2 सेल स्टेज का मतलब क्या है कि जो पोलन ग्रेन है उसके पास वेजिटेटिव सेल है और जनरेटिव सेल ने भी माइटोसिस नहीं किया है, लेकिन 40% में देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे वेजिटेटिव सेल है, क्योंकि वो न्यूट्रिशन तब तक देगा जब तक कि पोलन ट्यूब ना बन जाए, तब तक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं जनरेटिव सेल ने, उसने अपना काम कर दिया है, उसने अपने आप को माइटोसिस के थ्रू क्या किया है, 2 गैमेट बना दिए हैं 40% एंजियोस्पर्म में। तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि 60% एंजियोस्पर्म में जो पोलन ग्रेन होते हैं 2 सेल स्टेज में होते हैं, और रिमेनिंग यहाँ पे 40% की बात की जाए तो वहाँ पे जनरेटिव सेल जो होते हैं माइटोसिस करते हैं, जिसकी वजह से 2 मेल गैमेट बन जाते हैं, जब तक वो पोलन ग्रेन शिल्ड हो, मतलब पॉलिनेशन से पहले ही बन जाते हैं। ओके, ये वाला स्टेज बनेगा 60% में बनेगा, लेकिन आफ्टर पॉलिनेशन, ये कब का स्टेज है, ये हम बोल सकते हैं बिफोर पॉलिनेशन। बिफोर पॉलिनेशन में आप 40% एंजियोस्पर्म में देखेंगे कि जो बिफोर पॉलिनेशन में क्या होता है कि यहाँ पे 3 सेल स्टेज देखने को मिलते हैं। ये क्या है, 3 सेल स्टेज, 3 सेल्ड स्टेज। ठीक है, यहाँ पे 3 सेल स्टेज है, लेकिन अगर 60% की बात करते हैं तो आफ्टर पॉलिनेशन के बाद क्या होगा, वो स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी आप लोग रिवाइज करके आइएगा। मैं एक बार चलिए रिवाइज करा देती हूँ जो आज पढ़ाई हूँ, फिर आप लोग रिवाइज करके आइएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फ्लावरिंग प्लांट के बारे में, तो एंजियोस्पर्म है।
एंजियोस्पर्म में क्या होता है, एड ऑफ होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किस तरीके से अपने पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करना है ताकि पॉलिनेशन हो सके। फ्लावर बड़े बड़े होंगे, उसमें खुशबूदार आएगा, सेंट परफ्यूम आएगा, और ये सब क्या है, टूल है अपने पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए। प्लांट ये सारा चीज़ करते हैं। सबसे खूबसूरत स्ट्रक्चर होता है फ्लावर, ठीक है। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं सब क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं। अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उन्हीं में होता है जो जिसके पास इन्फ्लोरेसेंस हो। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब एक फ्लोरल एक्सिस जिसके पास छोटे छोटे फ्लोरल बर्ड हो, आगे चल के उसमें से फ्लावर निकलेंगे। अगर बड़े बड़े फूल हैं उनमें भी क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। जो एंड प्रोडक्ट है किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का, वो कौन होगा, फ्रूट होगा, सीड होगा। फ्लावर के बारे में बात करते हैं तो फ्लावर क्या है, फैसिनेटिंग ऑर्गन है। सबसे खूबसूरत जो स्ट्रक्चर है एंजियोस्पर्म का कौन है, फूल है। और हम फूल को एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते थे अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए। बट अगर हम एज ए बोटैनिस्ट सोचें, ठीक है, अगर हम एज ए बायोलॉजिस्ट सोचें तो ये क्या है, मॉर्फोलॉजिकल है, एम्ब्रियोलॉजिकल है और साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। मीन्स की इनकी जो बाहर के स्ट्रक्चर है, एक पिटल, सिपल, इन सब का जो काम है वो भी हमें पता है। एम्ब्रियोलॉजिकल है, यहाँ पे एम्ब्रियो वगैरह बनेंगे और लास्ट में क्या होगा, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होकर एंड प्रोडक्ट बनेंगे फ्रूट एंड सीड, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया, आप स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं कि ये क्या है, सिपल है जिसे हम कैलिक्स बोल सकते हैं, और ये कौन है, पीटल जिसे हम करोला बोलेंगे। दोनों कैसे एसेसरी ऑर्गन है। अगर हम बात करते हैं स्टेमन की, स्टेमन में दो पार्ट हो गया, एंथर हो गया और फिलामेंट हो गया, ठीक। और ढेर सारे स्टेमन एक साथ गुच्छे में आ जाए तो एंड्रोस्टेम बोलते हैं, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। अगर हम बात करते हैं फीमेल का, तो ये कि फीमेल का स्ट्रक्चर है जिसे हम पिस्टल या कार्पल बोलते हैं, और यहाँ पे 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड द ओवरी, ठीक है। स्टिग्मा पे क्या होता है, लैंडिंग होता है पॉलन ग्रेन का ड्यूरिंग पॉलिनेशन। अगर स्टाइल की बात करते हैं तो ये स्टिग्मा और ओवरी से जोड़ के रखता है। ओवरी के अंदर ये क्या है, हमारा ओव्यूल है, आगे चल के एम्ब्रियो सैक वगैरह बनेगा और डबल फर्टिलाइजेशन हमारे ओवरी में होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे कार्पेल या पिस्टल बोलते हैं, और ये क्या है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव यूनिट है जिसे हम बोलते हैं गाइनेशियम, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे जिससे जुड़े हुए थैलमस है, और थैलमस के रेस्पेक्ट में हम लोग सारी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। कई बार होता है जो स्टेमन होते हैं वो पिटल के ऊपर भी जुड़ जाते हैं, तो उस कंडीशन को इपीपिटलस भी बोलते हैं, जैसे कि सोलोनेसी की फैमिली में। और कई बार जो हमारा बोल सकते हैं कि स्टेमन है ये पेरियंथ पे जुड़ जाता है। पेरियंथ का मतलब टेपल होता है, जैसे कि जहाँ पे कैलिक्स, करोला सही से आपको समझ में नहीं आ रहा, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते आप, जैसे कि लिलिएसी फैमिली में, ओके। अगर हम बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल है आपको हार्मोनल स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को, जैसे हार्मोन में कौन कौन होगा मैं यहाँ पे बताती हूँ। हार्मोन में होगा ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड इथाइलिन, ठीक है। जो फ्लावरिंग को इनिशिएट करेगा वो कौन होगा, हमारा इथाइलिन होगा। प्रमोट कौन करेगा, ऑक्सिन होगा। साइटोकाइनेसिस, सेल का डिवीजन भी कौन कराएगा, यहाँ पे साइटोकाइनिन, ठीक है। तो कोई प्लांट अगर फूल उगाने वाला है या बोल सकते फ्लावरिंग करने वाला है, ठीक है, तो क्या होगा, कुछ उसके अंदर उसके स्ट्रक्चर में उसके हार्मोनल चेंजेस की वजह से क्या होंगे, जो यहाँ पे शूट एपिकल मेरिस्टेम होंगे वो मॉडिफाई हो जाएंगे, ठीक है। डिफ्रेंशिएट तो नहीं बोल सकते, वो मॉडिफाई हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, फ्लोरल प्राइमोडियल बनाएंगे। इन्फ्लोरेसेंस क्या होते हैं कि एक फ्लोरल एक्सिस है जिसपे छोटे छोटे फूल लगे हुए हैं, आगे चल के फ्लावर देंगे। मेल के रिप्रोडक्टिव यूनिट है कौन है, एंड्रोसियम। फीमेल का रिप्रोडक्टिव यूनिट जो है वो गाइनेशियम है। अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, जो स्टेमन हो गया, माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन ग्रेन के बारे में। स्टेमन क्या है, एंथर फिलामेंट है, जो कि बोल सकते हैं डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। अगर हम बात करते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, घर है कहाँ, माइक्रोस्पोर का, या फिर हम बोल सकते हैं पॉलन ग्रेन का। अगर हम बात करते हैं पॉलन ग्रेन की, मेल गैमेटोफाइट है कि ये आगे चल के मेल गैमेट्स को बनाएंगे। ये खुद कोई मेल गैमेट नहीं, आगे चल के बनाएंगे, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं स्टेमन, जो स्टेमन होता है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जो पतला सा फिलामेंट है, डंडी वाला स्ट्रक्चर थैलमस से जुड़ता है, इसी वजह से हम इसे प्रॉक्सिमल एंड बोलते हैं थैलमस के रेस्पेक्ट में देख के। और जो हम डिस्टल एंड दूर वाला जो एंड है वो हमारा कौन है, एंथर है। जो हमारा एंथर होता है, अगर हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, बाइलोब्ड है और एक लोब में क्या होंगे, दो थीका होंगे, तो हम इस कंडीशन को डाइट थीकस भी बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं नंबर और लेंथ की स्टेमन की, वेरिएबल करते हैं डिफरेंट स्पीसीज के फ्लावर में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जो एंजियोस्पर्म का एंथर वो बाइलोब्ड है और हर एक लोब में एक थीका है, उसे डाइथीकस बोल सकते हैं, लेकिन अगर एक साथ बोल सकते तो टेट्राथीकस बोलेंगे, मीन्स एक एंथर के बारे में, ठीक। जो बाइलोब नेचर है एंथर का, उसे हम क्या करते हैं, उसका ट्रांसेक्शन करते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो एंथर है, एंथर जो होता है ये 4 कोनों वाला स्ट्रक्चर है एंथर, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोल सकते हैं टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। और हर एक स्ट्रक्चर के पास, यहाँ पे जो लोब है, हर एक लोब के पास हम बोल सकते हैं क्या प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरेंजिया। और ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया आगे चल के क्या बनाएंगे, पॉलन सैक। पॉलन सैक के अंदर क्या होगा, ढेर सारे पॉलन ग्रेन बनेंगे, ठीक है। तो आगे चल के हम देखेंगे कि जो पूरा एंथर है वो किससे भरा पड़ा है, पॉलन ग्रेन से भरा पड़ा है, ये सब में पूरे भरे पड़े हैं, ठीक है।
आगे देखते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर है माइक्रोस्पोरेंजियम के। जब आप उसे कट करेंगे एक राउंड स्ट्रक्चर या गोलनुमा स्ट्रक्चर बनेगा। जो सबसे बाहर का लेयर होगा, 4 लेयर होंगे। सबसे बाहर का लेयर एपिडर्मिस, फिर इंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड लास्टली कौन होगा, टैप्टम होगा, सबसे अंदर वाला। और हम देखते हैं कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसके सेंटर पे कौन बैठा हुआ है, स्पोरोजेनस टिश्यू है। ठीक है, यही स्पोरोजेनस टिश्यू आगे चल के क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन बनाएंगे। अगर हम बात करते हैं तीनों स्ट्रक्चर की, मिस की एपिडर्मिस हो गया, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, पहला। दूसरा, जब पूरी तरीके से पॉलन ग्रेन मैच्योर हो चुका है या फिर एंथर पूरी तरीके से मैच्योर हो चुका है तो उसे क्या होगा, डिहाइड्रेट करेंगे, फिर उनका डिहेसेंस कराएंगे, मिस उसे फोड़ देंगे तो सारा पॉलन ग्रेन बाहर निकल जाएगा। अगर हम टैप्टम की बात करते हैं तो अंदर सबसे रहेगा, इनर मोस्ट है ये लेयर। इसके अलावा ये क्या करते हैं, जो हमारा पॉलन ग्रेन है, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन है, उन्हें नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। साथ में इनके जो बोल सकते हैं साइटोप्लाज्म में बहुत डेंस होते हैं और इनके पास फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, जिसकी वजह से एक सेल में आपको ढेर सारे न्यूक्लियस देखने को मिल जाते हैं। जो हमारा यंग एंथर है उसके पास क्या है, बीच बीच में यहाँ पे बोल सकते हैं ये हमारा यंग एंथर, इस तरीके से हमारा एंथर है, ये हमारा एंथर है यहाँ तो बीच बीच में आपको थीका देखने को मिलेगा या फिर हम बोल सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम देखने को मिलेगा। उनके पास क्या होंगे, उनके पास प्रेजेंट होगा हमारा स्पोरोजेनस टिश्यू, जो सेंटर पे होंगे किसके, माइक्रोस्पोरेंजियम के। और यही स्पोरोजेनस टिश्यू पार्टिसिपेट करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने देखा कि जब एंथर धीरे धीरे डेवलप होता है, मैच्योर होता है, उस समय जो सेल होते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू के वो जाते हैं मियोसिस करने, जिसकी वजह से 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं। और जो टेट्राड है उनकी जो पोलाइडी होती है एन होती है। जितने भी सेल हैं स्पोरोजेनस टिश्यू के उनके पास सबके पास क्या होती है, कैपेसिटी होती है कि क्या बना सके, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना सके, मीन्स माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कर सके। और हर एक सेल को हम बोल सकते हैं पोटेंशियल पॉलन या फिर बोल सकते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, माइक्रोस्पोर का। किससे बन रहा है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से या फिर पॉलन मदर सेल से बन रहा है। ठीक है, और जो माइक्रोस्पोर होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, क्लस्टर के फॉर्म में होंगे, 4 क्लस्टर के फॉर्म में होंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड। लेकिन पोलाइडी क्या होगी, हैप्लॉइडी होगी। ठीक है, अगर हम एंथर के बारे में बात करते हैं, एंथर जो मैच्योर होता है, जब डिहाइड्रेट होता है तो ये माइक्रोस्पोर क्या होते हैं, डिसोसिएट होते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक, और जिसकी वजह से हमारा जो पॉलन ग्रेन है डेवलप होने के बाद वो बाहर निकल जाता है। इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर आप देखेंगे कि आपको हज़ारों पॉलन ग्रेन बनते हुए दिखेंगे और यही जब पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएंगे डेसेंस के बाद एंथर के बाहर निकल जाएंगे। अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर एपिडर्मिस है, फिर कौन है, एंडोथीशियम है। अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है ये वाला मिडिल लेयर है और जो बीच में यहाँ पे ऑक्युपाई किया सेंटर पे, इसे हम क्या बोलेंगे, स्पोरोजेनिक टिश्यू, जिसमें क्या होगा, माइक्रोस्पोर बनेंगे और उसके पास कौन होगा, हमारा टैप्टम के सेल होंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए डेसेंस हुआ तो सारे पॉलन ग्रेन बाहर निकल चुके हैं। आगे देखते हैं पॉलन ग्रेन के बारे में। जो हमारा पॉलन ग्रेन है ये रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट का हैप्लॉइड होता है। अगर आपने कभी देखा होगा पॉलन ग्रेन, सरसों के खेत में चले जाइए या फिर आपने हिबिस्कस का फ्लावर देखा होगा, रोज का फ्लावर उठाइए और बीच में आप क्या करिए, स्टेमन के ऊपर अपना हाथ लगाइए तो कुछ स्टिकी जैसा स्ट्रक्चर पाउडर देखने को मिलेगा, वो कोई नहीं, वो पॉलन ग्रेन है। ओके, जनरली जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो स्पेरिकल शेप के होते हैं, 25 से 50 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है और इनमें आपको 2 लेयर देखने को मिलती है। जो बाहर की लेयर होती है वो हार्ड होती है, एक्साइन की बनी होती है। इसके अलावा हम बाहर की लेयर को एक्साइन बोलते हैं, बनी किससे होती है, स्पोरोपॉलन से बनी होती है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है जिसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। हाई टेम्परेचर पर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एल्कली से भी लड़ सकते हैं। साथ में कोई एंजाइम अभी तक ऐसा ढूंढा नहीं गया है कि जो स्पोरोपॉलन को डिग्रेड कर सके। इसी वजह से हम पॉलन ग्रेन को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व करके एज ए फॉसिल रख सकते हैं, क्योंकि किससे बना हुआ है, स्पोरोपॉलन से बना हुआ है। अगर आप एक्साइन की लेयर में देखेंगे तो कहीं कहीं पे स्पोरोपॉलन नहीं प्रेजेंट है, वो जगह को हम जम पोर बोलते हैं। और ये जम पोर होना भी ज़रूरी है क्योंकि आगे जब पॉलिनेशन होगा तो इसी जम पोर के थ्रू क्या होगी, पॉलन ट्यूब बनेंगे और पॉलन ट्यूब में क्या होंगे, 2 मेल गैमेट कहाँ जाएंगे, एम्ब्रियो सैक के पास जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं जो अंदर का लेयर है उसे हम बोलते हैं एंटाइन और किससे बना हुआ, सेलुलोज और पैक्टिन का बना हुआ, जो पतला होता है, कंटिन्यूअस लेयर होता है। जो उनके साइटोप्लाज्म की बात करते हैं पॉलन ग्रेन के, वो किससे सराउंडेड होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और जो हमारा पॉलन ग्रेन है जब मैच्योर हो जाता है तो 2 सेल स्टेज आती है। जो पहला सेल होगा वेजिटेटिव सेल, दूसरा जनरेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल होते हैं बड़े होते हैं, इनके पास अबेंडेंट फूड रिजर्व होता है, साथ में इनके पास इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है। अगर जनरेटिव सेल की बात करते हैं छोटे होते हैं, छोटे से सेल होते हैं और फ्लोट करते हैं किसके, साइटोप्लाज्म में, वेजिटेटिव सेल के। इसके अलावा उनके पास क्या होता है, स्पेंडल शेप का, यहाँ पे हम बोल सकते हैं न्यूक्लियस देखने को मिलता है। लगभग 60% जो एंजियोस्पर्म की स्पीसीज है आपको 2 सेल स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, पॉलन ग्रेन के मिस जनरेटिव सेल होगा और वेजिटेटिव सेल ही होगा। लेकिन जो 40% रिमेनिंग स्पीसीज है यहाँ पे जनरेटिव सेल माइटोसिस करके
ठीक है। यहाँ पे खुद को मेल गैमेट में बना लिया है। जनरेटिव सेल ने क्या किया, माइटोसिस किया और 2 मेल गैमेट बना दिया, 3 सेल स्टेज आ गया, जिसकी वजह से जब पॉलिनेशन होता है उसी समय से ये क्या होते हैं, 3 सेल स्टेज में ही रहते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं कि ये क्या है, डिफरेंट यहाँ पे आर्किटेक्चर है किसके, हमारे पोलन ग्रेन के। और यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, माइक्रोस्पोर टेट्राड है जो जुड़े हुए हैं। अगर हम माइक्रोस्पोर टेट्राड की बात करते हैं, जब पूरी तरीके से हमारा माइक्रोस्पोर मैच्योर हो गया पोलन ग्रेन में, तो ये देखिए स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। जो बाहर वाला होगा एक्साइन होगा, जो कि कंटिन्यूअस लेयर नहीं है, डिसकंटिन्यूअस लेयर है। ठीक है। ये स्पोरोपोलिन का बना हुआ अंदर की जो लेयर होगा एंटाइन होगा। और अगर हम बात करते हैं जो सबसे बाहर का जो लेयर होगा, ठीक है, किसका, साइटोप्लाज्म का, तो कौन होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। और साथ में देखेंगे कि जो यहाँ पे वैक्यूल बनेंगे, न्यूक्लियस साइड पे पेरिफेरी पे आ जाएगा। जब वैक्यूलाइजेशन होगा उस समय हम देखेंगे कि जो हमारा बड़ा सा सेल होगा उनके पास क्या होंगे, बड़े से वैक्यूल होंगे और अंदर क्या होगा, स्पेंडल, एसिमेट्रिकल स्पेंडल शेप का आपको न्यूक्लियस देखना स्टार्ट हो जाएगा। फिर जब पूरी तरीके से हमारा पोलन ग्रेन मैच्योर हो गया तो आपको 2 सेल स्टेज देखने को मिलेगा। पहला वेजिटेटिव सेल जिसके पास बड़ा सा न्यूक्लियस है जो कि इरेगुलर शेप का है और इसके पास खाने भरे हुए हैं। जनरेटिव सेल की बात करते हैं, इसके पास क्या होता है, स्पिंडल शेप का न्यूक्लियस होता है और ये कहाँ फ्लोट कर रहे हैं, वेजिटेटिव सेल में फ्लोट कर रहे हैं और आगे चल के यही माइटोसिस करके 2 मेल गैमेट्स बनाएंगे। बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। अगर आपको किसी भी लाइन में कहीं पे भी डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।